CH11 पैग पर पैग। अबीर को पता नहीं था कि ये फोन नंबर किसका था। उसने जल्दी से फोन उठाया तो सामने से उसे एक लड़की की आवाज सुनाई दी। अबीर ने नासमझी से पूछा, कौन बात कर रहा है? सामने वाली लड़की ने चिढ़ते हुए कहा, अबीर मैं लवी हूँ। कशिश यहाँ बहुत ज्यादा नशे में है, तुम जल्दी से आ जाओ और इसे घर लेकर जाओ। अबीर इस बात पर कुछ कहने वाला था, तभी सामने से लवी की घबराई हुई आवाज सुनाई दी, कुछ भी कहने या मना करने की कोशिश भी मत करना। अगर कशिश को कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, समझे तुम? मैं तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ, तुरंत पहुंचो। इतना कहकर लवी ने गुस्से से कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। अबीर ने एक पल के लिए फोन को देखा और फिर विकास की तरफ देखते हुए कहा, विकास मुझे अर्जेंट में कहीं पहुंचना है, क्या तुम अपने ड्राइवर से कहकर मुझे वहां छुड़वा सकते हो? अब अबीर और कशिश दोनों पति पत्नी थे। भले ही वो दोनों ही इस रिश्ते को नहीं मानते थे, लेकिन फिर भी उनके बीच जो रिश्ता था उसकी वजह से वो कशिश के साथ कुछ भी उल्टा सीधा होते नहीं देख सकता था। अबीर को अच्छे से याद था कि जब उसे शर्मा परिवार से निकाल दिया गया था तो गिरीश ने ही उन्हें अपने घर में रखा था और अबीर और उसके पापा को रहने की जगह दी थी और उनका ख्याल रखा था। ऐसे में अबीर कुलश्रेष्ठ परिवार को नुकसान कैसे पहुंचने दे सकता था? बचपन में अबीर जब रोते हुए कुलश्रेष्ठ हाउस आया था तब कशिश ने ही उसे अपनी टॉफी दी थी। उस मीठी सी चॉकलेट की मिठास ने अभी भी अबीर के दिल को सॉफ्ट बनाया हुआ था। और स्टार और स्टार और स्टार और स्टार। दूसरी तरफ कशिश बहुत ज्यादा शराब पी चुकी थी। उसकी आंखें नशे की वजह से चढ़ रही थी। उसका चेहरा लाल हो गया था। कोई भी अगर कशिश को इस वक्त देख लेता तो उसका ईमान डोल सकता था। लवी बहुत ही टेंशन में कशिश के पास बैठी हुई थी। लवी को समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त वो किससे क्या कहे, तभी कशिश ने लगभग हकलाते हुए कहा, मिस्टर युवराज, अब तो मैंने 3 पटियाला पैक भी पी लिए हैं, अब तो प्लीज आप मेरी पेमेंट रिलीज करवा दीजिए। छोटी मोटी रकम होती तो शायद मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट नहीं करती। पूरे 20 मिलियन की पेमेंट है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जनरल मैनेजर युवराज के चेहरे की मुस्कान बहुत ही शातिर दिखाई दी। उसने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, तुमने अभी अभी 3 पैसे लिए हैं ना, तो मैं 3 मिलियन का चेक रिलीज करवा सकता हूँ। ये सुनते ही कशिश बुरी तरह से हैरान हो गई और बोली, मैं आप पर ट्रस्ट कैसे करूं? अभी तो आपने कहा था कि अगर मैंने 3 पैसे पी लिए तो आप मेरा पूरा पेमेंट रिलीज करवा देंगे। युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मिस कुलश्रेष्ठ, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने सिर्फ इतना कहा था कि अगर आप 3 पैसे पिएंगी तो मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा, लेकिन ये तो मैंने कहा ही नहीं था कि मैं कितने पैसे वापस करूंगा। इतना कहते हुए उसने तुरंत ही एक और विदेशी शराब की बोतल टेबल पर रख दी और कशिश की आंखों में देखते हुए कहा, ठीक है मिस कुलश्रेष्ठ, अगर आप इस पूरी बोतल को एक ही बार में खत्म कर देंगी तो मैं आपका पूरा पेमेंट रिलीज कर दूंगा, पूरे 20 मिलियन। अब मुझे नहीं लगता कि ये कोई बुरी डील है। कशिश ने अपनी आंखें जोर जोर से झपकाई और अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। पहले ही वो 3 गिलास पी चुकी थी और शराब उसके दिमाग पर चढ़ रही थी। अगर वो दोबारा से पीने की कोशिश करती तो शायद उसकी जान तक जा सकती थी। कशिश ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, मिस्टर युवराज, सच में मैं अब और नहीं पी सकती। ठीक है, आप 3 मिलियन वापस कर सकते हैं ना, तो वही वापस कर दीजिए, लेकिन मैं अब और नहीं पी पाऊंगी। ये सुनते ही युवराज की आंखों में शैतानी चमक दिखाई दी। उसने कशिश के नजदीक झुकते हुए कहा, कैसे नहीं पी सकती? पीना तो तुम्हें होगा ही। इतना कहकर उसने अपने सामने रखी बोतल का ढक्कन खोला। जैसे ही बोतल का ढक्कन खुला, उसकी तेज स्मेल से कशिश को उल्टी जैसा महसूस होने लगा। कशिश के बगल में बैठी हुई लवी ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, मिस्टर युवराज, समझने की कोशिश कीजिए, कशिश बहुत ज्यादा ड्रिंक कर चुकी है, अगर उसने और ज्यादा पी तो उसकी हालत बिगड़ जाएगी, प्लीज। युवराज ने व्यंग्य भरी नजरों से लवी और कशिश को देखा और कहा, तुम शायद भूल रही हो कि हम लोग कौन हैं। हमारी कंपनी पूरे इंडिया की मार्केट की दिग्गज कंपनी है, इसके बावजूद तुम्हें लगता है कि हम लोगों को तुम्हारी इज्जत का और तुम्हारी बात का ख्याल रखना चाहिए। ये सुनते कि लवी का चेहरा उतर गया। लवी के चेहरे के बदलते हुए एक्सप्रेशन देखकर युवराज ने कहा, अच्छा ठीक है, ऐसे उदास मत हो, मैं खूबसूरत लड़कियों को ऐसे उदास नहीं देख सकता। एक काम करो, अगर वो इसे नहीं पी सकती तो तुम इसे पी लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। युवराज की बात से लवी का चेहरा उतर गया। युवराज के आसपास बहुत सारे लोग बैठे थे। वो अपने सामने बैठी इन दोनों लड़कियों की शक्ल देखकर बुरी तरह से हंसने लगे। उन सभी की आंखों में लवी और कशिश के लिए एक बहुत ही अजीब सी चंचलता और हवस नजर आ रही थी। वो लोग अच्छे से समझ रहे थे कि लवी और कशिश दोनों ही युवराज के पंजे में फंसी हुई वो मैना थी जो चाहकर भी उसके पंजे से निकलकर नहीं भाग सकती थी। लवी का चेहरा पीला पड़ गया था। वो तो ठीक से शराब के खाली गिलास को भी पकड़ ले तो उसकी हालत बिगड़ जाती थी। उसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी, अगर वो जरा भी शराब पीती तो उसे अस्पताल में एडमिट करना पड़ता। युवराज ने कशिश की तरफ बड़ी ही हवास भरी नजरों से देखते हुए कहा, मिस कुलश्रेष्ठ, मैंने आपको बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी दी है, अब देखो आप उसका फायदा उठा सकती हो या नहीं, ये आपके हाथ में है। कशिश के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने झिझकते हुए अपना हाथ बढ़ाया और शराब की बोतल पकड़ ली। लवी ने तुरंत ही कशिश का हाथ पकड़ लिया और गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा, नहीं कशिश, बस अब तुम और नहीं पी सकती। कशिश पीना चाहती थी लेकिन लवी अपनी बात पर अड़ी रही। लवी की बात सुनकर युवराज का चेहरा उदास हो गया। उसने घूरते हुए लवी की तरफ देखा और ताना मारते हुए कहा, तुम खुद पी नहीं रही हो और उसे पीने नहीं दे रही, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? तुम्हें पता है ये शराब कितनी महंगी है? ऐसे ही तुम इसे बर्बाद नहीं कर सकती। लवी ने फिर भी कशिश का हाथ नहीं छोड़ा। इस वक्त लवी का कशिश को रोकना युवराज के मुंह पर बेइज्जती का तमाचा जैसा लगा था। ये बात भी सही थी कि लवी के सामने जो आदमी बैठा था, लवी उसे नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडियन बिजनेस मार्केट का एक ऐसा बड़ा हाथी था जिसके सामने मुंबई के सबसे अमीर आदमी विकास महेश्वरी और मुंबई ओवरसीज मार्केट का सबसे बड़ा जादौन ग्रुप ही खड़े हो सकते थे।
कशिश लवी के अल्कोहल कंजम्पशन पावर को अच्छे से जानती थी। ऐसे में कशिश को उम्मीद नहीं थी कि उसे इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स उनके बाकी बचे 20 मिलियन वापस करेंगे। ऐसे में अच्छा बुरा सब कुछ सोचकर कशिश ने सख्त आवाज में कहा, ठीक है, मैं ये बोतल खत्म कर दूंगी, लेकिन आपको भी मुझे मेरे पूरे 20 मिलियन वापस करने होंगे। मैं और कोई किंतु परंतु नहीं सुनूंगी। इतना कहने के बाद कशिश ने बोतल उठाए और सीधे बोतल को मुंह से लगा लिया। कशिश की हरकत देखकर युवराज की आंखों में शैतानी चमक दिखाई दी। उसने हंसते हुए कहा, मिस कुलश्रेष्ठ, मैंने कहा है ना, तो आप चिंता मत करिए, बिल्कुल ऐसा ही होगा। वो शराब कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग थी। जैसे ही उसका एक घूंट कशिश के गले के अंदर गया, उसका पूरा गला बुरी तरह से जलने लगा था। कशिश के चेहरे पर उसकी जलन का दर्द और तकलीफ साफ दिखाई दे रही थी। जैसे जैसे वो शराब कशिश के अंदर जा रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कशिश का पूरा शरीर काम करना बंद कर चुका था। जल्दी ही कशिश ने पूरी बोतल खत्म कर दी और फिर अपनी नशीली आवाज में युवराज की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर युवराज, जैसा कि आपने कहा था, मैंने पूरी बोतल पी ली है, अब आपको मुझे मेरे पूरे 20 मिलियन वापस करने ही होंगे। इस वक्त मैं बहुत ज्यादा ड्रंक हूँ, इसीलिए अभी मैं घर जा रही हूँ, कल मैं आपके ऑफिस से अपना चेक कलेक्ट कर लूंगी। इतना कहकर कशिश वहां से उठकर जाने लगी, लेकिन तभी युवराज ने कशिश की कलाई पकड़ ली और मुस्कुराते हुए बोला, इतनी भी क्या जल्दी है मिस कुलश्रेष्ठ? आपके पैसे तो आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन आपके जैसी लड़की के साथ वक्त बिताना मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है। कशिश ने नासमझी से युवराज की तरफ देखा तो युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो मैंने अपनी ड्रिंक भी खत्म नहीं की है। जब तक ड्रिंक खत्म ना हो जाए तब तक तो आप रुक ही सकती हैं। ऐसे उठकर जाएंगी तो मेरी इंसल्ट होगी। कशिश को ऐसा लग रहा था जैसे उसका पेट फटने वाला था और लवी भी बहुत ज्यादा जल्दी में थी। उन दोनों को युवराज के इरादे साफ समझ में आ रहे थे। लवी ने धीरे से कशिश के कान में कहा, कशिश, रुकने की सोचना भी मत, अगर यहाँ रुके तो ये युवराज आज रात हमें छोड़ेगा नहीं। कशिश ने एक नजर युवराज की तरफ देखा, तभी लवी ने बड़बड़ाते हुए कहा, ये अबीर, इसको मैंने कितनी देर पहले कहा था कि जल्द से जल्द यहाँ पहुंचे, लेकिन ये है कि आने का नाम नहीं ले रहा। इसको देर होने की वजह से कशिश के साथ कहीं कुछ हो ना जाए। लवी ने बेचैनी से अपने पैर जमीन पर अजीब तरीके से मारे। इस वक्त लवी युवराज को गुस्सा दिलाने की हिम्मत भी नहीं कर सकती थी। युवराज इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मालिक जल्स जिंदल का एक बहुत ही खास एम्प्लॉय था। जल्स के बारे में सब लोग बहुत अच्छे से जानते थे। वो आज यामी के साथ तलवारबाजी कर रहा था। ऐसे में कोई भी अच्छे से समझ सकता था कि उसका फैमिली बैकग्राउंड कितना शानदार होगा। कशिश की हालत बिगड़ती जा रही थी। वो अपने पैरों पर सीधे खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। कशिश ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, मिस्टर युवराज, प्लीज अभी मुझे घर जाने दीजिए, मैं और पी नहीं पाऊंगी। लेकिन युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, प्लीज एक और ड्रिंक, बस एक आखिरी ड्रिंक मेरे साथ पी लीजिए, उसके बाद चाहे तो आप वापस जा सकती हैं, मैं आपको नहीं रोकूंगा। इतना कहकर युवराज ने कशिश के हाथ अजीब तरीके से छुए। कशिश ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसने गुस्से से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन युवराज उसका हाथ छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। गुस्से में कशिश ने अपने हाथ में पकड़ी हुई शराब की बोतल युवराज के सिर पर मार दी। धड़ाम, एक तेज आवाज के साथ युवराज एक कदम पीछे हट गया और उसने अपना सिर पकड़ लिया। युवराज ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे साथ ये सब करने की कोशिश की, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। युवराज की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। युवराज ने आगे बढ़कर कशिश के पेट में एक लात मार दी। इस लात से कशिश दूर जमीन पर जाकर गिरी। ये देखते ही लवी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने सोचा भी नहीं था कि कशिश इतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी कि वो सीधे युवराज के सिर पर शराब की बोतल मार देगी। इस वक्त कशिश ने उठने की कोशिश की और उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, बस बहुत हो गया। कशिश का इतना कहना था कि युवराज ने कशिश को अजीब तरीके से पकड़ते हुए अपने नजदीक खींचा। कशिश युवराज की बाहों से छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन युवराज की मजबूत पकड़ से छूट नहीं पा रही थी। कशिश अपने हाथों से युवराज के सीने पर मुक्का मार रही थी और युवराज बहुत ही भद्दे तरीके से कशिश को देख रहा था। युवराज की आंखों को देखकर लग रहा था कि उसका बस चलता तो वो अभी इसी वक्त आंखों ही आंखों से कशिश का रेप कर देता। लवी अपनी जगह हैरानी से खड़ी थी। उसको तो समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त वो कैसे रिएक्ट करे। युवराज ने अजीब तरीके से कशिश के चेहरे और उसके होठों पर हाथ फेरते हुए कहा, कशिश, आज तुमने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी है। जैसे ही उसके हाथों ने कशिश के होठों को छुआ, कशिश ने उसके हाथ को बुरी तरह से काट लिया, जिससे युवराज तिलमिला गया और उसने कशिश को जोर से धक्का देकर जमीन पर फेंक दिया। कशिश की इस हरकत ने युवराज के गुस्से को और भी बढ़ा दिया था। युवराज ने अपने दांत पीसते हुए तिलमिलाकर कशिश को देखा और कहा, मैं तो सोच रहा था तुम्हारे साथ सब कुछ बड़े ही प्यार से करूंगा, पर तुम्हें ही प्यार की भाषा समझ में नहीं आती, तो जैसी तुम्हारी इच्छा। आज तुम देखोगी किसी आदमी को भड़काने का क्या नतीजा होता है। ये कहते हुए युवराज अपने शैतानी इरादों के साथ कशिश की तरफ आगे बढ़ा। और स्टार और स्टार और स्टार और स्टार। अब क्या होगा? क्या कशिश युवराज के चंगुल से बच पाएगी? क्या अबीर यहाँ पहुंचकर कशिश को बचा लेगा या युवराज अपने शैतानी इरादों में कामयाब हो जाएगा? CH12 खून खराबा। दूसरी तरफ अबीर को जब से लवी का कॉल आया था, तब से वो कशिश को लेकर बहुत परेशान था। वो तेजी से कशिश के पास जाने के लिए निकल गया। विकास का ड्राइवर बहुत ही शानदार आदमी था। अबीर के एक बार कहने पर उसने कार को पूरी स्पीड से लोकेशन की तरफ दौड़ा दिया था। रात का वक्त होने की वजह से सड़कें भी खाली थी। जल्दी ही वो लोग कशिश तक पहुंचने वाले थे, लेकिन अचानक से ऐसा लगा जैसे किसी ने गाड़ी के फ्रंट मिरर पर कुछ फेंक दिया। ड्राइवर के जस्ट सामने मिरर पर वो चीज जाकर गिरी थी। अबीर, जिसका ध्यान इस वक्त खिड़की से बाहर था, वो कुछ सोच रहा था, लेकिन आवाज आते ही उसने तुरंत सामने की तरफ देखा। सामने वाली चीज देखते ही वो समझ गया। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, वाइपर चालू मत करना। लेकिन अब तक देर हो चुकी थी।
कार के ड्राइवर ने कार के वाइपर चलाकर पानी से फ्रंट मिरर को साफ करना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे वहां पानी गिर रहा था, फ्रंट मिरर से विजिबिलिटी उतनी ही कम होती जा रही थी। अचानक से एक धमाका हुआ और ड्राइवर ने झटके से कार का ब्रेक लगा दिया। ड्राइवर ने हैरानी से पीछे मुड़कर अबीर की तरफ देखा। ये देखते ही अबीर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट दिखाई दी। ड्राइवर एकदम से घबरा गया था। उसने पीछे बैठे अबीर से पूछा, अब हम क्या करेंगे? आपको तो जल्दी जाना था। अबीर ने कुछ नहीं कहा पर वो अजीब तरह से मुस्कुरा दिया और तुरंत ही कार से उतर गया। उसने देखा कि सड़क बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। अबीर ने आगे जाकर गाड़ी के फ्रंट की तरफ देखा तो वहां भी कोई नहीं था। ड्राइवर भी अब तक गाड़ी से उतरकर बाहर आ गया था। अबीर ने जैसे ही ड्राइवर को बाहर आते हुए देखा, उसने तुरंत कहा, चुपचाप अंदर जाकर बैठ जाओ और जब तक मैं ना बोलूं तब तक बाहर मत निकलना। ड्राइवर हैरान परेशान सा अबीर की शक्ल देख रहा था। अबीर ने उसे गुस्से भरी एक नजर से देखा। ड्राइवर बुरी तरह से घबरा गया। वो वापस से कार में जाकर बैठने ही वाला था कि कुछ लोगों ने आकर उसके माथे पर बंदूक तान दी। ड्राइवर अचानक हुए इस हमले से बुरी तरह से घबरा गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी अबीर ने कहा, मैंने कहा था ना, जल्दी से जाकर गाड़ी में बैठ जाओ। ड्राइवर डर के मारे बुरी तरह से कांप रहा था। उसके माथे पर रिवॉल्वर रखी हुई थी। रिवॉल्वर रखने वाले आदमी ने हंसते हुए अबीर की तरफ देखा और कहा, अगर अपने इस ड्राइवर की जान बचाना चाहते हो तो चुपचाप बिना सवाल किए हमारे साथ चलो। अबीर ये सुनते ही जोर जोर से हंसने लगा। अचानक उन लोगों को समझ नहीं आया कि ये आदमी ऐसी सिचुएशन में भी हंस क्यों रहा था। वो लोग कुल मिलाकर 4 लोग थे। अबीर ने हंसते हुए उन चारों को देखा और कहा, मैं बस तुम्हारी बदकिस्मती के ऊपर हंस रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि आखिर मौत अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। आज भी मौत ने अपना रास्ता ढूंढ लिया। वैसे तैयार हो जाओ, आज तुम लोग यमपुरी की यात्रा पर जाने वाले हो। वैसे तो अबीर बहुत ही ज्यादा सीरियस आदमी था, लेकिन इस तरह की सिचुएशन में वो कभी कभी इतनी शानदार सार्काज़म सोचता था कि कोई उसके सेंस ऑफ ह्यूमर के कंपैरिजन में खड़ा भी नहीं हो सकता था। उन चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कुछ इशारा किया। इससे पहले कि वो लोग आंखों ही आंखों में अपना प्लान फाइनल कर पाते, अबीर ने ड्राइवर के माथे पर बंदूक रखे हुए आदमी के पेट में एक लात मार दी। लात इतनी जोर की थी कि उसके मुंह से खून का फव्वारा छूट गया। वो पूरा खून ड्राइवर के ऊपर आ गया था। ड्राइवर अपने आप को खून से भीगा हुआ देखकर बुरी तरह से कांपने लगा था। अचानक ऐसा लगा जैसे वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ेगा और हुआ भी यही। ड्राइवर पलक झपकते ही बेहोश जमीन पर पड़ा दिखाई दिया। बाकी तीनों लोगों ने अपने साथी की इतनी बुरी हालत देखी तो वो लोग गुस्से से अबीर पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। अबीर ने तुरंत ही सबसे आगे आने वाले आदमी की गर्दन पकड़कर उसे जमीन से 2 फीट ऊपर उठा दिया। तीसरे और चौथे आदमी ने अबीर का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अबीर ने एक बहुत ही शानदार मूव घुमाया जिससे वो दोनों ही दूर जाकर गिरे। एक आदमी का सिर रोड पर बने हुए डिवाइडर से टकरा गया और उसका सिर वहीं फूटकर खरबूजे की तरह बिखर गया। दूसरा आदमी अपने सामने अपने दोनों साथियों की ये हालत देखकर बुरी तरह से घबरा गया था। तीसरा आदमी अबीर के हाथ में जमीन से 2 फीट ऊपर हवा में लटक रहा था। अबीर की पकड़ उसके गले पर साफ पता चल रही थी। अबीर को इस वक्त सच में बहुत तेज गुस्सा आ गया था। गुस्से की वजह से उसकी पकड़ उस आदमी की गर्दन पर थोड़ी सी ज्यादा कस गई, जिससे उस आदमी की आंखें लगभग बाहर निकल आई और अगले ही पल उसकी गर्दन टूटने की आवाज आई। कट। गर्दन टूटने की आवाज आते ही अबीर ने उस आदमी को वहीं का वहीं छोड़ दिया और नजर घुमाकर आखिरी बचे चौथे आदमी की तरफ देखा। अपने 3 साथियों की ऐसी दुर्गति देखकर चौथा आदमी डरकर धीरे धीरे पीछे हटते हुए अबीर से बचने की कोशिश कर रहा था। अबीर धीरे धीरे बिल्ली की तरह अपने शिकार की तरफ आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखें अपने शिकार पर जमी हुई थी। चौथा आदमी धीरे धीरे पीछे हट रहा था। अचानक से वो पीछे किसी चीज से टकरा गया। टकराने की वजह से उस आदमी को इतनी ज्यादा दहशत हो गई कि वो डर के कारण ही बेहोश हो गया। अबीर उस चौथे आदमी को ऐसे देखकर मुस्कुरा दिया और बिना उस आदमी को कुछ किए वापस से कार की तरफ चल पड़ा। अबीर ने बेहोश ड्राइवर को उठाकर पीछे की सीट पर डाला और खुद ड्राइव करके लवी की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच गया। और स्टार और स्टार और स्टार और स्टार और स्टार और स्टार। वहां पहुंचकर अबीर ड्राइवर पर पानी डालकर उसे होश में लाया और बोला, गाड़ी साफ करवा के वापस चले जाओ और आइंदा से ध्यान रखना कि कभी भी विंडशील्ड पर कुछ भी गिरे तो पानी कभी मत डालना, ना ही कभी भी वाइपर चलाकर कांच साफ करने की कोशिश करना। ड्राइवर ने तुरंत ही हाँ में अपना सिर हिला दिया। अबीर तेजी से वहां से निकल गया। और स्टार और स्टार और स्टार और स्टार और स्टार और स्टार। युवराज अपने शैतानी इरादों के साथ कशिश की तरफ आगे बढ़ रहा था। युवराज ने कशिश को बालों से पकड़कर उठा लिया। कशिश बहुत ज्यादा ड्रंक थी तो वो खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी, और जहां तक बात लवी की थी वो तो डर से बुरी तरह से कांप रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी वक्त दहशत से बेहोश होकर गिर पड़ेगी। उसी वक्त एक आवाज आई, अगर पीने का इतना ही शौक था तो कभी अपनी माँ के साथ बैठकर पीने की कोशिश की होती, तेरे घर पर तेरी बहन भी तो होगी। इस आवाज के साथ दरवाजा झटके के साथ खुला। उसी वक्त कशिश का शरीर सीधे जाकर अबीर के सामने गिरा। अबीर ने हैरानी से अपने सामने पड़ी कशिश को देखा तो कशिश उठने की कोशिश करने लगी। अबीर ने आगे बढ़कर कशिश को अपनी बाहों में थाम लिया। कशिश के होश किसी भी वक्त खो सकते थे। उसे तो ये भी एहसास नहीं हो रहा था कि अचानक उसे किसी ने फेंक दिया था, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरी थी। ज्यादा शराब पीने की वजह से उसे दर्द तकलीफ कुछ महसूस नहीं हो रहा था। इस वक्त कशिश बेहोश होने वाली थी, लेकिन बेहोश होने से पहले उसने सामने देखा तो उसके सामने एक आदमी खड़ा था। कशिश हैरान होकर उस आदमी को देख रही थी जिसने उसे पकड़ रखा था, और फिर उसने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। अबीर के चेहरे पर एक गहरा अंधेरा दिखाई दे रहा था। उसने कशिश को अपनी बाहों में लिया और फिर एक कदम आगे बढ़कर युवराज के सामने खड़ा हो गया। उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और जोरदार चांटा युवराज को मार दिया।
एक जोरदार तड़ाक की आवाज के साथ अबीर का थप्पड़ युवराज के गाल पर लगा था। युवराज का शरीर पूरी तरह से हवा में घूम गया और 2 चक्कर लगाने के बाद जोर से जमीन पर गिर पड़ा। लवी तो ये देखकर ही बुरी तरह से घबरा गई थी और वो बड़ी बड़ी आंखों से अबीर को देख रही थी। अबीर को ऐसे देखकर लवी ने बड़बड़ाते हुए कहा, ये आदमी पागल हो गया है क्या? ये एक छोटे से जेल का गार्ड है, इसने कशिश के लिए पूरे इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स से दुश्मनी मोल ले ली। इसने मिस्टर जिंदल के इतने खास आदमी को सबके सामने पीट दिया। इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? वहां पर इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बहुत सारे मेंबर्स जमा थे। वो तुरंत ही झटके से खड़े हो गए। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन गुस्से से अबीर को पीटने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़े। अबीर ने एक हाथ से कशिश को गले लगाया और फिर दूसरे हाथ से कशिश को बचाने के लिए अपनी ही जगह पर घूम गया। सभी को ऐसा लगा था कि अबीर बस एटीट्यूड और एक्शन दिखा रहा था, लेकिन गोल घूमते ही अबीर ने एक लात बाहर निकाल दी और वो लात बुरी तरह से सभी को जाकर लगी। बैंग बैंग बैंग। सभी लोग जो युवराज को बचाने के लिए आगे आए थे, अबीर की एक लात से दूर जाकर गिरे थे और जमीन पर पड़ गए थे। सभी ने अपने पेट पकड़ रखे थे। उनकी हालत इतनी खराब थी कि कुछ के मुंह से खून की उल्टियां होने लगी थी। किसी का सिर दीवार से टकरा गया था और किसी के साथ कुछ और ही दुर्घटना घट गई थी। अबीर ने गुस्से से घूरते हुए उन सभी की तरफ देखा और कहा, तुम्हें शराब पिलाना मेरी वाइफ का काम नहीं है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी वाइफ के साथ इस तरह का बर्ताव करने की कोशिश की? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी औकात भूल गए हो और ज्यादा ही हवा में उड़ने की कोशिश कर रहे हो? अबीर ने अपनी बात की और सीधे अपना पैर जमीन पर पड़े हुए युवराज के सिर पर रख दिया। युवराज दर्द से बुरी तरह से चिल्लाते हुए अबीर को धमकी देने लगा, लड़के, लगता है तुम्हारी जिंदगी के दिन पूरे हो गए। तुम्हें पता भी है कि तुमने किसे नाराज करने की कोशिश की है। हम लोग इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर्स हैं, मेरे बॉस मिस्टर जज जिंदल हैं। ये सुनते ही अबीर के चेहरे पर अपमान के एक्सप्रेशन दिखाई दिए। उसने युवराज की बात पर ध्यान नहीं दिया और उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, उस छोटे चूहे के सबॉर्डिनेट्स की इतनी औकात नहीं है कि वो मेरी वाइफ के साथ मिसबिहेव कर सके। इस वक्त अबीर के मन में कशिश के लिए कोई फीलिंग नहीं थी, लेकिन ये बात तो सच थी कि कशिश ऑन पेपर ही सही उसकी वाइफ थी। अब वो दोनों एक कपल थे। अबीर ने जल्स को जिस तरह से एड्रेस किया था, ये सुनकर लवी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे ऐसा लगा जैसे वो बेहोश होकर गिर पड़ेगी। लवी ने बड़बड़ाते हुए कहा, अगर मिस्टर जिंदल ने सुन लिया तो इस अबीर का तो पता नहीं, लेकिन इसकी वजह से पूरा कुलश्रेष्ठ परिवार, कुलश्रेष्ठ ग्रुप सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये लोग रोड पर आ जाएंगे। अबीर ने एक नजर अपनी बाहों में बेहोश कशिश को देखा और फिर इत्मीनान से नीचे झुककर युवराज को दूसरे हाथ से उठाया और कहा, मेरी वाइफ का जो भी पेमेंट निकलता है बिना चू चपड़ किए वापस कर देना, नहीं तो तेरा बॉस भी तेरी जान नहीं बचा पाएगा। इतना कहकर अबीर ने युवराज को उठाकर वहां रखी हुई खाने की टेबल पर फेंक दिया। लवी तो ये सुनकर ही बहुत बुरी तरह से डर गई थी। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, ये अबीर पागल हो गया है क्या? ये युवराज को इस तरह से पीट रहा है, कशिश को अभी भी इन लोगों से 20 मिलियन लेने बाकी है। युवराज ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? अब ना तो तुम बचोगे ना ही तुम्हारा परिवार, मैं तुम सबको देख लूंगा। अबीर ने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया। ये देखकर युवराज और भी बुरी तरह से गुस्से से पागल हो गया और चिल्लाते हुए बोला, अगर मैंने 24 घंटे में तुम्हारे पूरे परिवार को अपने सामने नाक रगड़कर माफी मांगने पर मजबूर नहीं किया तो मेरा भी नाम युवराज नहीं, तुम मेरे सामने नाक रगड़कर भीख मांगोगे, नहीं तो। इससे पहले कि युवराज गुस्से से और कोई बात कर पाता, अबीर ने उसके माथे को पकड़ लिया और युवराज का सिर सीधे डाइनिंग टेबल पर मार दिया। जैसे ही सिर टेबल पर लगा, पूरा कमरा खून से भर गया। चारों तरफ खून बह रहा था। पूरे कमरे में युवराज के बुरी तरह से चिल्लाने की आवाजें गूंज रही थी। अबीर आगे बढ़ा और उसने युवराज को उसकी गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा दिया और बोला, आज तूने ये सब करके अच्छा नहीं किया, इसकी सजा तो तुम्हें मिलनी ही है। ये कहते हुए अबीर की आंखों में गुस्सा और कत्ल के इरादे साफ नजर आए। और स्टार और स्टार और स्टार और स्टार और स्टार। अबीर क्या करने वाला था? क्या अबीर सच में युवराज को मार डालेगा? अगर अबीर के हाथों युवराज की जान चली गई तो क्या वो बच पाएगा? क्या कशिश को उसके बाकी पैसे वापस मिलेंगे? अल्पविराम। CH13 लावी का झूठ। दर्द और सांस न आने की वजह से युवराज लंबी लंबी सांसें लेने की कोशिश कर रहा था। उसने बुरी तरह से चिल्लाते हुए कहा, मालिक माफ कर दो, मुझे मत मारो। सच बात तो ये है कि मैं पैसे दे ही नहीं सकता। चाहे आप मुझे पीट पीट कर मार ही क्यों ना डालो, तब भी मैं उनके पैसे वापस नहीं दे पाऊंगा। ये सुनते ही अबीर ने अपनी भौहें चढ़ा ली और कहा, ठीक है, तो फिर तुम उस छोटे चूहे को बोलना कि मेरे पैसे तैयार रखे, मैं बाद में आकर ले लूंगा। ये सुनते ही युवराज ने जल्दी से हाँ में अपना सिर हिलाया, लेकिन अबीर के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की। अबीर ने धक्का देकर उसे जमीन पर फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही युवराज के मुंह से एक दर्द भरी कराह निकली। युवराज गुस्से से मन ही मन चिल्लाया, बाद में आकर पैसे ले लूंगा वाले, तुम्हारी टांगे नहीं तोड़ दी तो मेरा नाम भी युवराज नहीं, चाहे फिर तुम कोई भी क्यों ना हो। लवी ने देखा कि युवराज कुछ भी नहीं बोल रहा था तो उसने हैरानी से अबीर की तरफ देखा। अबीर अपनी बाहों में पड़ी हुई कशिश को लेकर पलट गया और तेजी से बाहर की तरफ चला गया। लवी भी तुरंत दौड़ते हुए उसके पीछे पीछे चली गई। बाहर आते हुए वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। उसने अबीर को डांटते हुए कहा, अबीर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम इस तरह की हरकत कैसे कर सकते हो? अगर उसने फ्यूचर में हमारे लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी कर दी तो हम क्या करेंगे? लवी पीछे पीछे चलते हुए लगातार अबीर को डांट रही थी, लेकिन अबीर ने मुश्किल से उसकी बात का कोई जवाब दिया होगा। अबीर जल्दी से कशिश को लेकर कुलश्रेष्ठ हाउस पहुंच गया। उसने घर के बाहर कशिश को लवी को सौंप दिया और खुद अपने मालाबार हिल वाले विला पर वापस लौट आया। और स्टार और स्टार और स्टार और स्टार और स्टार और स्टार और स्टार।
अगली सुबह जब अबीर वापस कुलश्रेष्ठ हाउस पहुंचा तो उसने देखा कि कशिश आराम से बेड पर लेटी हुई थी। शिवेन उसके बगल में बैठा था। शिवेन ने बड़े ही प्यार से कशिश के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कशिश अब तुम ठीक हो ना? अब तुम आराम से रेस्ट करो, तुम बिल्कुल ठीक हो। कोई तुम्हें कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर सकता। अबीर तो ये सीन देखकर ही हैरान रह गया था, लेकिन जैसे ही प्रीति की नजर अबीर पर पड़ी, उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, अबीर कहाँ मर गए थे तुम? मेरी बेटी इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गई थी और तुम हो कि उसे बचाने के लिए सही वक्त पर पहुंच भी नहीं पाए। तुम तो आदमी कहलाने के लायक भी नहीं हो। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मेरी बेटी की शादी तुमसे हुई थी। इससे अच्छा तो मैं अपनी बेटी को कुएं में धकेल देती। कम से कम वो तुम जैसे आदमी के पल्ले पड़ने से तो बच जाती। अबीर को तो समझ ही नहीं आया था कि अचानक से उसके साथ ऐसा क्या हो गया जो प्रीति उसे इतनी बुरी तरह से डांट रही थी। प्रीति को इस वक्त अबीर पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अनाप शनाप अबीर को सुनाई जा रही थी। अबीर नासमझी से सामने खड़ा देख रहा था। उसने प्रीति से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन शिवेन की तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ है? मिस्टर कश्यप यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रीति का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने बुरी तरह से चिल्लाते हुए कहा, अभी भी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम ये पूछ रहे हो कि ये क्या कर रहे हैं? यहाँ तुम्हें पता है कल रात कशिश इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स के मिस्टर युवराज से मिलने गई थी ताकि वो अपने पेमेंट की बात कर सके, और उसने जबरदस्ती इसे इतनी शराब पिला दी कि इसे होश भी नहीं था। वो तो मिस्टर कश्यप वक्त पर पहुंच गए थे। अगर वो नहीं पहुंचे होते तो मेरी बेटी का क्या हुआ होता? जैसे ही प्रीति की ये बात पूरी हुई, अबीर ने हैरानी से पलटकर गिरीश की तरफ देखा। गिरीश के चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा उदास दिख रहे थे। उनकी आंखों में अबीर के लिए गुस्सा भी था। गिरीश ने गहरी आवाज में कहा, अबीर मैंने कशिश की देखभाल का जिम्मा तुम्हें सौंपा हुआ है, तो ये जिम्मेदारी तुमने क्यों नहीं उठाई? मिस्टर कश्यप को कशिश को यहाँ इस हालत में लेकर क्यों आना पड़ा? अबीर को अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि रात को अबीर ही तो कशिश को घर छोड़कर गया था, तो फिर ये लोग ऐसा क्यों कह रहे थे कि शिवेन उसे घर लेकर आया था। तभी शिवेन ने हंसते हुए तीखेपन से अबीर को देखा और फिर बोला, अंकल जी, आंटी जी, आप लोग इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? कशिश मेरी भी तो दोस्त है, अब क्या मैं अपनी दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकता? शिवेन की बात सुनकर प्रीति का गुस्सा और भी बढ़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे शिवेन की अबीर के पक्ष में कही हुई बात ने प्रीति के गुस्से में घी का काम किया था। तभी शिवेन ने आगे कहा, अरे आप लोग अबीर को ऐसे ब्लेम मत कीजिए। वो है तो जेल का एक छोटा सा सिक्योरिटी गार्ड ही ना। अगर वो हमारी कशिश की हेल्प करने की कोशिश भी करता तो क्या ही कर पाता। ऐसे में जो चीज उसके बस में ही नहीं थी उसके लिए उस बेचारे को ब्लेम करना तो गलत होगा ना। प्रीति ने चिल्लाते हुए कहा, देखा तुमने इस लड़के को? तुम्हारी इतनी परवाह है और तुम अभी भी इसको थैंक यू नहीं बोल पा रहे। मैंने तुम जैसा एहसान फरामोश आदमी नहीं देखा। मिस्टर कश्यप तुम्हारी इतनी तारीफ कर रहे हैं और तुम हो कि छोड़ो, तुम्हें तो कुछ भी बोलना ही बेकार है। इतना कहकर प्रीति ने गुस्से से मुंह घुमा लिया। शिवेन मुस्कुराते हुए बोला, आंटी जी, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने बस अपनी दोस्त को बचाने की एक छोटी सी कोशिश की है। आप बार बार ये बात कहकर मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। जैसे ही शिवेन ने ये कहा, अबीर को बहुत जोर से हंसी आ गई। हाँ हाँ हाँ। अबीर को हंसता देखकर प्रीति, गिरीश और शिवेन तीनों ने नासमझी भरी आंखों से हैरानी के साथ अबीर को देखा। अबीर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैंने कशिश को युवराज के हाथों से बचाया था, और दूसरी बात, जिस पेमेंट के लिए कशिश रात को युवराज से बात करने गई थी, अब तक तो शायद उसने वो पेमेंट का चेक भी रेडी कर दिया होगा। अबीर की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए थे। तभी प्रीति जोर से चिल्लाई, अबीर झूठ बोलने की भी हद होती है। लेकिन शिवेन हंसते हुए बोला, आंटी जी, अबीर बाबू अभी अभी कुलश्रेष्ठ फैमिली में आए हैं, उन्हें भी तो इस फैमिली में अपनी जगह बनानी है, तो वो बस थोड़ा सा क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनकी सिचुएशन समझ सकता हूँ। ठीक है अबीर बाबू, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस कशिश से मिलने आया हूँ। कल रात को भी कशिश को आपने ही बचाया था। शिवेन ने अपने कदम पीछे ले लिए और फिर मुस्कुराते हुए प्रीति की तरफ देखा। प्रीति गुस्से से चिल्लाई, अबीर तुम्हारे खुद के अंदर तो इतनी काबिलियत है नहीं कि कुछ कर सको, और अब जब कुलश्रेष्ठ फैमिली ने तुम्हारी शादी ऐसी लड़की से करवा दी है तो भी तुम यही सब नौटंकी कर रहे हो। तुम्हारे जैसा आदमी कभी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो ये बात मानो तो सही कि तुम कुछ नहीं कर सकते। गिरीश ने प्रीति को रोकते हुए कहा, प्रीति अब जाने भी दो ना। प्रीति ने एक नजर घूरकर गिरीश को देखा और कहा, क्यों जाने दूं? इस जैसे दो कौड़ी के जेल के गार्ड में इतनी काबिलियत कहां से आई? इसकी इतनी औकात भी है कि उन लोगों से मिल पाए? प्रीति बिना कुछ सोचे समझे सीधे अबीर को सुनाए जा रही थी। शिवेन के चेहरे पर एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन वाली मुस्कान दिखाई दे रही थी। इस वक्त कशिश को होश आ गया। उसके सिर में बहुत भयंकर दर्द हो रहा था। कशिश ने देखा कि वो इस वक्त अपने घर पर थी तो कशिश ने एक राहत की सांस ली। तभी उसे कल रात जो कुछ हुआ था वो सब कुछ याद आ गया। उसने शक से कांपते हुए चारों तरफ देखा और कंफ्यूजन से कहा, शिवेन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुमने ही कल रात मुझे बचाया था? शिवेन धीमे से मुस्कुरा दिया और बोला, कशिश नहीं, मैंने तुम्हें नहीं बचाया, वो तो अबीर था जिसने तुम्हें बचाया था। ये सुनते ही प्रीति जोर से चिल्लाए, मिस्टर कश्यप, आप इस आदमी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन इस आदमी में जरा भी शर्म नहीं है कि वो सच बोल दे। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इतना सब होने के बाद भी इसे शर्म क्यों नहीं आ रही। कशिश ने कंफ्यूजन से अबीर की तरफ देखा और कहा, मगर कल रात तो इसका फोन बंद आ रहा था, तो फिर ये मुझे बचाने कैसे आ सकता था? कशिश ने इतना कहते हुए कुछ देर कुछ सोचने की कोशिश की और उसके बाद कहा, मुझे इतना तो याद आ रहा है कि किसी आदमी ने मुझे बचाया था, लेकिन वो आदमी अबीर तो नहीं हो सकता। अब जब माँ ये कह रही है कि शिवेन ने मुझे बचाया है तो जरूर इसी ने मुझे बचाया होगा। ये सुनते ही शिवेन के चेहरे की मुस्कान और भी गहरी हो गई। कशिश ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे भी याद आ रहा है कि वो शिवेन ही थे, थैंक यू शिवेन।
अगर तुमने मुझे नहीं बचाया होता तो आज पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया होता। जब प्रीति ने ये सुना तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई और अबीर से बोली, तुम्हें अभी कुछ कहना है? अबीर ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, कल रात को मैंने ही कशिश को यहाँ छोड़ा था और लवी से कहा था कि वो इसे अंदर ले जाए। अगर आप लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं है तो लवी से पूछ सकते हो। शिवेन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं उसे कॉल करके अभी पूछ लेता हूँ कि किसने कशिश को बचाया था, या छोड़ो उसे यही बुला लेता हूँ। सच सबक ये सामने आ जाएगा। अबीर ने अपमान भरी नजरों से शिवेन को देखा और उसने मन ही मन शिवेन को 2-3 गालियां दे दी। कशिश ने अबीर को बहुत ही बुरी नजरों से देखा और चिढ़ते हुए कहा, ये आदमी सच में मोटी चमड़ी वाला है। ये झूठ कैसे बोल रहा है कि इसने मुझे बचाया है? मुझे तो शर्म आ रही है कि मेरे पापा ने इस जैसे आदमी को मेरे लिए पसंद किया है, लेकिन चलो अच्छा हुआ। अब मैं अपने पापा को इसका असली चेहरा दिखा पाऊंगी और जल्द से जल्द इससे डिवोर्स ले लूंगी। अबीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो इन लोगों को कैसे समझाए कि कल रात उसने ही कशिश को बचाया था। अबीर ने बहुत कोशिश की कि उन लोगों को समझाए, लेकिन कोई भी समझने को तैयार ही नहीं था। गिरीश भी अब अबीर को ही समझा रहे थे कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। शिवेन ने मुस्कुराते हुए कहा, कशिश, अब तुम्हें उस 20 मिलियन के बारे में भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तक तो वो 20 मिलियन तुम्हारे लिए तैयार रखे होंगे। कशिश ने ये सुनते ही राहत की सांस ली और कहा, थैंक यू शिवेन। लेकिन अचानक ही कशिश के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कहा, मुझे याद आ रहा है कि शायद मैंने कल शराब की बोतल युवराज के सिर पर मार दी थी। ये सुनते ही गिरीश का मूड खराब हो गया था। प्रीति को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। शिवेन के चेहरे की चमकीली मुस्कान एकदम से फीकी पड़ती हुई दिखाई दी। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं मिस्टर जिंदल से बात करने की कोशिश करूंगा, हो सकता है कि बात संभल जाए। उसी वक्त एक मर्सिडीज बेंज कार घर के बाहर आकर रुकी। उसमें से लवी निकली और तेजी से वो कुलश्रेष्ठ हाउस के अंदर आ गई। उसके हाथ में कुछ फ्रूट्स थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कशिश, अब तुम कैसी हो? लवी को देखते ही प्रीति मुस्कुराए और उसने लवी का स्वागत किया। लवी की फैमिली भी मुंबई की एक रेपुटेटेड फैमिली थी। साथ ही वो लोग कुलश्रेष्ठ ग्रुप में एक साथ ही काम करते थे। लवी और कशिश दोनों ही बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी, इसीलिए लवी की भी कुलश्रेष्ठ फैमिली में उतनी ही ज्यादा इज्जत थी जितनी कशिश की थी। कशिश जानना चाहती थी कि कल रात उसे किसने बचाया था। कशिश इतना ज्यादा नशे में थी कि कल अपने बचाने वाले आदमी की शक्ल नहीं देख पाई थी। उसने सीधे लवी को अपने पास खींच लिया और पूछा, लवी, सच सच बताओ, कल रात मुझे किसने बचाया था? मैंने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी, इसलिए मुझे ठीक से याद नहीं है। लवी ने एक नजर अबीर की तरफ डाली। तभी कशिश ने लवी से फिर से पूछा, सच सच बताना, मुझे किसने बचाया था? अबीर भी लवी के जवाब का इंतजार कर रहा था। अबीर ये सोच रहा था कि लवी उसकी तरफदारी करके सच्चाई बताएगी और शिवेन को उसका असली चेहरा दिखा देगी। और स्टार और स्टार और स्टार और स्टार और स्टार और स्टार और स्टार। लवी क्या कहने वाली थी? क्या लवी सभी को सच्चाई बता देगी? क्या सभी को पता चल जाएगा कि अब तक शिवेन झूठ बोल रहा था? सच्चाई सामने आने के बाद सभी का रिएक्शन क्या होगा? अब युवराज क्या करेगा? क्या वो कशिश और कुलश्रेष्ठ ग्रुप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा? अगर युवराज ने बदला लिया तो अबीर क्या करेगा? अल्पविराम। CH14 छोटा चूहा। लवी ने मुस्कुराते हुए कशिश की तरफ देखा और कहा, तुम्हें सच में याद नहीं है? कशिश ने कहा, मुझे बस इतना याद है कि कल रात मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और मैंने वो बोतल उठाकर युवराज के माथे पर मार दी थी। उसके अलावा मुझे कुछ और याद नहीं। लवी ने फिर से तिरछी नजरों से कशिश को देखा और कहा, और कौन बचाएगा? शिवेन ने ही तुम्हें बचाया है। जब तुमने बहुत ज्यादा पी ली थी तो मैंने तुरंत ही शिवेन को कॉल कर दिया था। शिवेन जल्दी से वहां पहुंच गया। जब वो पहुंचा तो तुमने युवराज के सिर पर बोतल फोड़ दी थी और वो तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था। शिवेन ने हीरो की तरह एंट्री ली और युवराज और उसके सारे आदमियों को पीट पीट कर अधमरा कर दिया और उसके बाद उसने मिस्टर जिंदल को भी कॉल करके उन सभी आदमियों की शिकायत कर दी। ये सुनते ही शिवेन के चेहरे पर एक जंग जीतने वाली मुस्कान दिखाई दी। लवी ये कहते हुए बार बार व्यंग्य भरी नजरों से अबीर को देख रही थी। अबीर ने कहा, बहुत अच्छा है, चलो जब मिस्टर कश्यप तुम्हें बचा ही चुके हैं तो मुझे लगता है कि मेरा अब यहाँ कोई काम नहीं है। प्रीति ने ताना मारते हुए कहा, अब सच्चाई सामने आ गई है तो तुम ये सब बातें कर रहे हो। प्रीति, शिवेन और लवी तीनों ही लगातार अबीर के बारे में कुछ न कुछ उल्टा सीधा बोले जा रहे थे। वो चाहते थे कि अपनी बातों से कैसे भी करके गिरीश को कन्विंस कर ले ताकि वो कशिश और अबीर के डिवोर्स के लिए तैयार हो जाए। प्रीति चाहती थी कि कशिश की शादी शिवेन कश्यप जैसे लड़के से हो जाए। शिवेन की फैमिली मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट में बहुत ही बड़ा और जाना माना नाम थी। ऐसे में अबीर का एक छोटा जेल एम्प्लॉय होना उनके लिए बेइज्जती की बात थी। वो चाहती थी कि जल्द से जल्द कशिश और अबीर का डिवोर्स करवा दे। प्रीति ने गिरीश की तरफ देखते हुए कहा, अब तो आपको समझ में आ गया ना कि हमारी बेटी के लायक कौन है और कौन नहीं। अभी भी फैसला लेने में आपको इतना टाइम क्यों लग रहा है? प्रीति, गिरीश और शिवेन कल जो हुआ था उसके बारे में बहस कर रहे थे। तभी लवी बाथरूम चली गई। अबीर ने उसे जाते देखा तो वो उसके पीछे गया। अबीर पूछना चाहता था कि लवी ने झूठ क्यों बोला, लेकिन जैसे ही लवी बाथरूम से बाहर निकली उसने अबीर को देखते हुए एक व्यंग्य भरी मुस्कान दी और कहा, क्या हुआ अबीर सर? झूठ बोलने की वजह से आप मुझे धमकाने आए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझे झूठ बोलने के इल्जाम में जेल में बंद करने वाले हैं? अबीर इससे पहले कुछ बोल पाता, लवी के चेहरे पर डर और घबराहट वाले एक्सप्रेशंस दिखाई दिए। अबीर कंफ्यूजन से उसकी तरफ देख रहा था। उसी वक्त कशिश वहां आ गई और वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी फ्रेंड ने सच बोल दिया तो तुम उसे धमकाने चले आए। उसके बाद कशिश ने लवी को दिलासा दिया और वो उसे अपने साथ लेकर वहां से चली गई। जाते हुए लवी ने एक बहुत ही शानदार वाली मुस्कान अबीर को दी।
उस मुस्कान का सीधा मतलब यही निकल रहा था कि लवी ने जो कुछ भी किया था वो जानबूझकर किया था ताकि वो अबीर को कशिश की लाइफ से निकाल सके। अबीर इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, लेकिन उसने न जाने क्या सोचकर अपने आप को शांत कर लिया और वो बाहर आ गया। इस वक्त कुलश्रेष्ठ विला में एक तेज आवाज गूंजी, गिरीश, तुमने और तुम्हारे परिवार ने हम सबको डुबोने की और बर्बाद करने की ठान ली है, तो एक बार में बता दो, ये बार बार जो तुम लोग इस तरह के नाटक करके हम सबको परेशान करते रहते हो वो करना बंद कर दो। अभी अभी जो आदमी अंदर आया था और गिरीश पर चिल्ला रहा था वो गिरीश का सगा बड़ा भाई गिरिराज था। वो दोनों ही एक जैसे दिखते थे। गिरिराज ने चिल्लाते हुए कहा, गिरीश, तुम्हारी बेटी को हमने अपनी कंपनी का प्रेसिडेंट क्या बना दिया। वो इस कंपनी को अपना ही समझने लग गई। और एक बात बताओ, उसके पास इतनी अथॉरिटी कहां से आई कि उसने नशे में धुत होकर डायरेक्ट इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स के जनरल मैनेजर युवराज के सिर पर जाकर शराब की बोतल फोड़ दी। इस वक्त गिरिराज बहुत ज्यादा गुस्से में था। गिरीश ने उसे समझाने की कोशिश की, भैया हम शांति से बैठकर बात करते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ कि कल रात क्या हुआ था। गिरिराज जोर से चिल्लाया, मुझे नहीं जानना कि क्या हुआ था। तुम्हें पता है तुम्हारी बेटी की उस हरकत का क्या सिला निकला है। सोशल अथॉरिटीज बैंक ने हमारा लोन रिजेक्ट कर दिया है। 20 मिलियन तो तुम्हारी बेटी पहले ही इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ डुबो चुकी है। बिजनेस चलाने के लिए जो पैसे चाहिए थे वो लोन से आने वाले थे, अब वो भी मना हो गया है। क्या करेंगे हम, तुम्हारी इस लाडली की वजह से हमारी फैमिली तो रोड पर आने वाली है। गिरीश अपने भाई गिरिराज को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका गुस्सा इतना ज्यादा था कि वो समझने के लिए तैयार ही नहीं था। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें पता है उस युवराज ने हमारी कंपनी के सारे ऑर्डर्स भी कैंसिल करवा दिए हैं। अब हमारी कंपनी क्या करेगी, बताओ जरा। अब जल्दी से जल्दी अपनी बेटी को बोलो कि इस सारे फसाद को संभाले, और अगर उससे नहीं संभलता है तो तुरंत ही रिजाइन कर दे। ये सुनते ही गिरीश, प्रीति और कशिश तीनों के चेहरे का रंग उड़ गया। प्रीति ने तुरंत ही चिढ़ते हुए कहा, ऐसे कैसे रिजाइन कर दे, किसने कहा मेरी बेटी ये सब नहीं संभाल सकती। वो तो कल रात युवराज की हरकतें खराब थी इसलिए मेरी बेटी ने ऐसा किया था, वरना वो कोई शराबी और रोडछाप गुंडे थोड़ी है। गिरिराज चिल्लाते हुए बोला, कम भी नहीं है, शरीफ घर की लड़कियों के भी लक्षण नहीं है ये। तुम्हें पता है उस युवराज ने हमारे आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। तुमने तो अपनी बेटी की शादी भी एक मामूली से जेल के गार्ड से करवा दी है। अगर धन की जगह करवाई होती तो शायद वो लोग हमारी कुछ मदद कर सकते थे। प्रीति ने तुरंत ही उदासी से गिरीश की तरफ देखा। गिरीश ने तेजी से अपने भाई से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, भैया ऐसा कुछ नहीं है। इससे पहले कि गिरीश की बात पूरी हो पाती, गिरिराज जोर से चिल्लाया, 3 दिन, तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के पास 3 दिन का वक्त है। इन 3 दिनों में ये सब कुछ ठीक कर दो, और अगर 3 दिनों में ये सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो मैं खुद तुम्हें और तुम्हारी बेटी को कुलश्रेष्ठ ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से उठाकर बाहर फेंक दूंगा और उसकी जगह मेरी बेटी कुलश्रेष्ठ ग्रुप की प्रेसिडेंट बनेगी। कशिश, जो वहीं खड़ी थी और चुपचाप सारी बातें सुन रही थी, उसके मन में शिवेन की कही हुई बात गूंजी। शिवेन ने कहा था कि वो जल्द से जल्द इस मैटर को क्लियर कर देगा और जल्दी ही इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स से कुलश्रेष्ठ ग्रुप की पेमेंट भी रिलीज करवा देगा। इस बारे में सोचकर कशिश को अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस महसूस हुआ। उसने सख्त आवाज में कहा, ठीक है, मैं 3 दिन में सब कुछ ठीक कर दूंगी। ये सुनते ही गिरिराज जोर से हंसने लगा और बोला, कैसे करोगी, मिस्टर कश्यप की मदद से। क्या तुम्हें लगता है कि इस मामले में मिस्टर कश्यप तुम्हारी मदद कर पाएंगे? और क्यों करेंगे वो तुम्हारी मदद, तुम कौन सा उनसे शादी करने वाली हो जो इस नाते वो तुम्हारी मदद कर दे। हाँ, एक काम कर सकती हो, तुम अपने पति को बोलो कि वो इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स के सभी लोगों को पकड़कर जेल में डाल दे ताकि तुम्हारा ये मैटर क्लियर हो जाए। इसके अलावा तो कोई और रास्ता नहीं है तुम्हारे बचने का। गिरिराज की ये बात सुनते ही प्रीति और कशिश ने गिरीश की तरफ देखा। तभी गिरिराज ने आगे चलते हुए कहा, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इस छोटे से जेल के गार्ड में तुमने ऐसा क्या देख लिया जो अपनी बेटी ब्याह दी। गिरिराज तो शायद गिरीश को और भी बहुत कुछ सुनाना चाहता था, लेकिन उसी वक्त अबीर ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, उस छोटे चूहे के साथ सब कुछ ठीक करने में 3 दिन भी नहीं लगेंगे। छोटा चूहा, गिरिराज ने चिल्लाते हुए कहा, क्या बोल रहे हो, दिमाग ठिकाने है ना तुम्हारा। यहाँ बात मिस्टर जल्द जिंदल की हो रही है जो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मालिक है। अबीर ने भी एटीट्यूड से कहा, मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ। जैसे ही वहां मौजूद सभी लोगों ने ये सुना तो उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया। प्रीति ने हैरानी से अबीर की तरफ देखते हुए चिल्लाकर कहा, तुम्हारे जैसा आदमी जब भी बोलेगा उल्टा सीधा ही बोलेगा। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि वो कितने बड़े आदमी है और तुम उनके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो। तुम्हारी वजह से देखना एक दिन कुलश्रेष्ठ परिवार जरूर डूबेगा। ये बात मुझसे लिखवा कर ले लो। प्रीति इतना ज्यादा गुस्से में थी कि वो अबीर को बुरी तरह से सुना रही थी। उसका बस चलता तो अबीर का कत्ल ही कर डालती। अबीर ने इत्मीनान से मुस्कुराते हुए सभी की तरफ देखा और पलटकर वहां से चला गया। इन सब लोगों ने उसे इतना ज्यादा सुना दिया था कि वो बहुत ज्यादा दुखी था। गिरीश ने उसे ऐसे जाते हुए देखा तो उसने भी अपनी भौहें चढ़ा ली, लेकिन अबीर को नहीं रोका। गिरिराज ने अबीर को जाते देखकर गिरीश को डांटते हुए कहा, देखा अपने दामाद को, इसमें इतनी भी तमीज नहीं है कि किसके सामने कैसी बात की जाती है। वो तो तुमने इसे अपनी बेटी दे दी, वरना ऐसे आदमी को तो मैं अपने घर पर चौकीदार ना रखूं। ये सोचो कि अगर ये बात मिस्टर जिंदल के कान में पड़ गई तो वो हमारे परिवार का क्या हश्र करेंगे। ये सब देखकर कशिश को भी अबीर पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, इस आदमी को बोलने की बिल्कुल तमीज नहीं है, ये सच में अपना मुंह खोलकर कुछ भी अनाप शनाप बोल देता है। यही सब सोचते हुए कशिश ने अपनी गर्दन झुकाकर धीरे से कहा, सॉरी ताऊ जी, अगर मुझे पहले पता होता कि ये कैसा आदमी है तो मैं इससे कभी शादी नहीं करती, लेकिन अब किया क्या जा सकता है।
बाहर जाते हुए ये शब्द अबीर के कानों में पड़े थे। उसे आज अपने दिल में बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस हो रही थी। उसने गहरी सांस ली और फिर धीरे से अपने घर के लिए वापस चला गया। अबीर कशिश की चिंता में सुबह सुबह बिना कुछ खाए पिए कुलश्रेष्ठ हाउस चला गया था और वहां जाकर किसी ने उसे पानी के लिए भी नहीं पूछा। पानी तो छोड़ो, वहां जाने पर अबीर की इतनी ज्यादा बेइज्जती हुई कि वो खुद सोच नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हुआ था। वापस लौटते टाइम अबीर को भूख लगी तो उसने अपने लिए खाना पैक करवाया और जल्दबाजी में अपने घर के लिए निकल गया। अबीर मालाबार हिल पर पहुंचा तो उसने देखा कि यामी की कार खड़ी थी। यामी भले ही कार के पास नहीं थी लेकिन उसकी असिस्टेंट लिली वहीं पर खड़ी थी। लिली ने जब अबीर को आते हुए देखा तो वो बुरी तरह से हैरान रह गई। लिली ने बड़बड़ाते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस दिन यामी मैडम ने सच में अबीर को ही हेवनली पैलेस से नीचे आते हुए देखा था। लेकिन इसके हाथ में तो खाने का पार्सल है। ये खाने का पार्सल देखते ही लिली को एक राहत महसूस हुई। साथ ही लिली के चेहरे पर एक इंसल्ट वाली फीलिंग के साथ एक बहुत ही व्यंग्य भरी मुस्कान दिखाई दी। अब तक अबीर पैदल चलते हुए लिली तक पहुंच गया था। लिली ने अबीर की तरफ देखते हुए उसे ताना मारकर कहा, ये मालाबार हिल्स का एरिया है, यहाँ साधारण लोगों का आना जाना भी मना है। यहाँ रहने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं और तुम हो कि रोज रोज यहाँ तफरी करने चले आते हो। अबीर ने तिरछी नजर से लिली को देखा और उसे इग्नोर करके आगे बढ़ गया। तभी लिली ने आगे कहा, तुम्हारे लक्षण देखकर तो पता चल रहा है कि इस पूरी जिंदगी में तुम मालाबार हिल्स के आसपास भी रहने के लिए अपने लिए एक ठिकाना नहीं ढूंढ सकते। अगर तुम चाहो तो मैं मैडम से बोलकर तुम्हारे लिए एक अच्छे से घर की व्यवस्था करवा सकती हूँ। लेकिन यहाँ तुम मालाबार हिल्स के चक्कर मत काटा करो। यामी मैडम तुम्हारी तरफ अब पलट कर देखने वाली भी नहीं है, न ही तुम्हारे पास वापस आने वाली है। अबीर ने एक गहरी सांस ली और लापरवाही से उसके बगल में से आगे जाने लगा। ये देखकर लिली ने कहा, सॉरी, मैं भूल गई थी। मुझे लगा कि तुम यहाँ यामी मैडम के लिए चक्कर काट रहे हो, लेकिन तुम तो शायद फूड डिलीवरी के लिए आए हो। कोई बात नहीं, फूड डिलीवरी करना भी कोई बुरी बात तो नहीं है। लेकिन अगर तुम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो यामी मैडम से भी हेल्प मांग सकते हो। वो इनकार नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें और मुझे तो तुम्हारी मदद करके खुशी होगी। इतना बोलते हुए लिली ने पीछे पलटकर यामी की तरफ देखा तो यामी पीछे नहीं थी। यामी को वहां न देखकर लिली ने कहा, ये मैडम कहाँ चली गई? अभी तो यही थी। और स्टार और स्टार और स्टार और स्टार और स्टार और स्टार और स्टार। कहाँ चली गई थी यामी? कहीं उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया, या फिर कहीं वो टेरर किंग के आदमियों के हाथ तो नहीं लग गई? CH-15 स्पेशल गेस्ट का इंतजार। लिली ने पीछे पलटकर देखा तो यामी गायब थी। वो बहुत घबरा गई थी और चारों तरफ देखने लगी। उसने यामी को कॉल लगा दिया। यामी ने कॉल आंसर किया तो लिली ने राहत की सांस ली। उसी वक्त अबीर ने मन ही मन सोचा, ये दोनों ही मालिक और नौकर अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। लिली और कुछ भी बोलने वाली थी तभी अबीर ने कहा, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, पहले ही बहुत थक चुका हूँ और अपने घर जाकर रेस्ट करना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज मेरा और दिमाग खराब मत करो। लिली ने जब सुना कि अबीर अपने घर जाने की बात कर रहा था तो उसने अबीर का मजाक उड़ाते हुए कहा, हे भगवान, इस आदमी के पास 2 जोड़ी कपड़ों के अलावा तीसरा होगा भी नहीं, और ये है कि मालाबार हिल्स में अपना घर होने की बात कर रहा है। अरे वो। अबीर इस बदतमीज लड़की को जवाब देने के मूड में नहीं था। इस वक्त यामी वहां आ गई। यामी ने अबीर को वहां देखते हुए पूछा, अबीर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अबीर ने लापरवाही से पीछे पलट कर देखा, लेकिन यामी को कोई जवाब नहीं दिया। तभी लिली एक्साइटमेंट से बोली, ये फूड डिलीवरी के लिए आया है। यामी ने जैसे ही ये सुना उसे अपने मन में बहुत ही अजीब महसूस हुआ। यामी ने अपने आप से कहा, ये आदमी सच में बहुत जिद्दी है, ये फूड डिलीवरी का काम कर सकता है लेकिन मुझसे मदद नहीं मांग सकता। छोड़ो, हम दोनों अब अलग हो चुके हैं, वो क्या करता है क्या नहीं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अबीर ने एक नजर यामी की तरफ देखा और उसे नजरअंदाज करते हुए अपने हेवनली पैलेस वापस आ गया। घर वापस आते ही अबीर ने खाने को डायरेक्ट टेक अवे पैकेट से ही खाना शुरू कर दिया था। उसने घर आकर अपने सामान को देखा। जब अबीर यहाँ वापस आ रहा था तब जेल के बहुत सारे कैदियों ने उसे बहुत सारे लेटर दिए थे। अबीर ने अपने रिलेशन के हिसाब से लेटर्स फिल्टर किए और फिर एक लेटर उठाकर उलट पलट कर देखा और तेजी से कहा, मैंने तो जेल से निकलकर ही गलती कर दी, इससे तो अच्छा जेल में ही रहता। मेरा दिमाग बाहर आते ही खराब हो गया है। यही सब सोचते हुए अबीर खाना खा रहा था। उसने अपना खाना आधा भी नहीं खाया था कि उसका फोन बजने लगा। ये फोन विकास माहेश्वरी का था। अबीर ने लापरवाही से फोन आंसर किया तो सामने से विकास की बेचैनी भरी आवाज सुनाई दी, सर मेयर साहब और मिस्टर सुशील दोनों ही आपसे माफी मांगना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने आपको आज डिनर पर इनवाइट किया है। प्लीज आप उनके डिनर के लिए चलिए ना। अबीर मना करना चाहता था लेकिन विकास ने उससे इतनी रिक्वेस्ट की कि अबीर के पास विकास की बात मानने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचा। अबीर ने कुछ देर सोचा और फिर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। होटल ट्राइटन। विराज गेट के पास खड़ा होकर किसी के आने का इंतजार कर रहा था। विराज को लगा कि अगर वो गेट पर खड़ा रहकर अपने गेस्ट का वेलकम नहीं करेगा तो गेस्ट का अपमान होगा। पिछली बार विराज एक गलती कर चुका था और उस गलती की बड़ी बड़ी सजा भी मिल गई थी। अब की बार विराज जानबूझकर इस मिस्टीरियस बैकग्राउंड वाले और बहुत ही ज्यादा एबिलिटी वाले आदमी की शान में गुस्ताखी नहीं करना चाहता था, इसलिए वो चुपचाप खड़ा होकर अपने गेस्ट के आने का इंतजार कर रहा था। शिवेन और कशिश की फैमिली अभी अभी डिनर के लिए होटल पहुंची थी। उन्होंने जैसे ही मेयर विराज को वहां दरवाजे पर खड़ा देखा तो वो लोग हैरान रह गए। प्रीति ने कंफ्यूजन से अपने पति की तरफ देखते हुए पूछा, ये तो मुंबई के मेयर विराज है ना? ये ऐसे दरवाजे पर खड़े होकर किसका इंतजार कर रहे हैं? सभी लोग विराज को ऐसे दरवाजे पर खड़ा देखकर लगभग सदमे से बेहोश होने वाले थे। शिवेन ने जैसे ही विराज को देखा तो वो तुरंत ही आगे बढ़ गया और उसने जाकर विराज को हेलो कहा, लेकिन विराज ने अपनी भौहें चढ़ा ली जैसे वो शिवेन को नहीं पहचानते थे।
शिवेन ने कहा, मेयर साहब, मैं कश्यप ग्रुप का जनरल मैनेजर शिवेन हूँ। पिछली बार हम लोग वहाँ हुक्का बार में बैठकर ड्रिंक कर रहे थे ना। आपने पहचाना मुझे? विराज के चेहरे पर काफी हद तक बेचैनी के एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे थे। उसने लापरवाही से शिवेन की तरफ देखा और कहा, ओह तो वो तुम थे। ठीक है। शिवेन ने जैसे ही देखा कि मेयर ने लापरवाही से उसे इग्नोर कर दिया था तो शिवेन बिना वक्त गवाए तुरंत ही कशिश और उसकी फैमिली के पास आ गया। प्रीति ने जब शिवेन को विराज के साथ बात करते देखा तो उसे भी थोड़ी जलन महसूस हुई। प्रीति ने शिवेन के आते ही कहा, मिस्टर कश्यप, मुझे तो पता नहीं था कि मेयर साहब आपको जानते हैं। शिवेन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब बस मेरे पापा की वजह से है और कुछ नहीं। शिवेन का ये रवैया प्रीति को बहुत ही ज्यादा इंस्पायर कर गया। उसे लगा कि गिरीश ने कशिश के लिए गलत इंसान को चुन लिया था। उसी वक्त लवी ने कहा, मुझे लगता है कि मेयर साहब किसी स्पेशल गेस्ट का वेट कर रहे हैं। शायद वो कोई बहुत बड़े लीडर होंगे। मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, कहीं वो हमें यहाँ देखकर नाराज ना हो जाएं। शिवेन को भी यही लगा कि लवी ठीक कह रही थी। उसने भी अपना सर हाँ में हिलाया और सभी को अंदर जाने का इशारा किया। सभी लोग जैसे ही अंदर जा रहे थे तभी लवी को एहसास हुआ कि उसने एक जाने पहचाने चेहरे को वहां देखा था। लवी उस चेहरे को देखते ही वहां जमकर खड़ी हो गई। लवी के चेहरे का रंग उड़ गया था। लवी ने घबराते हुए कहा, ये यहाँ क्या कर रहा है? कशिश ने सामने खड़े मेयर को देखा तो एक गहरी सांस लेते हुए कहा, फ्यूचर में मैं भी वैसा ही इंसान बनकर दिखाऊंगी जिसके लिए इसी तरह मेयर और बड़े बड़े नेता दरवाजे पर खड़े होकर इंतजार करेंगे। कितनी औसम फीलिंग होगी ना। इतना कहने के बाद उसने एक पल के लिए सोचा और अपने आप से कहा, कशिश थोड़ा वक्त जरूर लगेगा लेकिन एक दिन में भी यामी की तरह बहुत ही ज्यादा शानदार पर्सनैलिटी बन के निकलूंगी। यही सब सोचते हुए ये पूरा ग्रुप होटल के अंदर चला गया। दरवाजे पर खड़े मेयर ने भी अपने सभी साथियों को अपने बुक किए हुए पर्सनल रूम में जाने के लिए कहा लेकिन वो लोग भी अबीर का इंतजार करना चाहते थे। कोई भी अंदर नहीं गया। अबीर को आने में थोड़ी देर हो गई थी। विराज अभी भी वहीं खड़ा होकर अबीर का इंतजार कर रहा। अबीर ने मेयर को देखते हुए कहा, सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। विराज ने बहुत ही शालीनता से अपनी गर्दन झुका दी और कहा, अरे नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। दरअसल एक्साइटमेंट की वजह से हम लोग ही थोड़ा जल्दी आ गए थे। इतना कहकर विराज हंसने लगा। वहां मौजूद विराज के सारे सिक्योरिटी गार्ड्स ने विराज और अबीर को चारों तरफ से घेर लिया था। वहां मौजूद कुछ लोग जो चुपचाप ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि विराज किसका इंतजार कर रहा था। वो लोग ये देखकर हैरान थे कि विराज एक साधारण से इंसान के लिए दरवाजे पर खड़ा था। एक आदमी ने हैरानी से कहा, ये आदमी है कौन? इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? ऐसी भी कौन सी तोप है जिसने मुंबई के मेयर को यहाँ होटल के दरवाजे पर इंतजार करने के लिए मजबूर कर दिया? तभी एक और आदमी ने कहा, मुझे लगता है कि शायद कोई बहुत ही बड़ा बिग शॉट होगा, नहीं तो मेयर साहब खुद इसके इंतजार में होटल के दरवाजे पर थोड़े ही खड़े होते। ये लोग इसी तरह से बातें कर रहे थे लेकिन अबीर हमेशा अपनी इच्छा से काम करता था। वो थोड़ा आलसी था। अगर अबीर इस वक्त यहाँ आया था तो इसका सीधा सा मतलब यही निकलता था कि उसने यहाँ आकर विराज की बात का मान रख लिया था। नहीं तो जैसा उसका स्वभाव था उसके हिसाब से तो अबीर का यहाँ आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। इस वक्त विराज के पीछे से सुशील बाहर निकल कर आया और मुस्कुराते हुए बोला, गुरुदेव, पिछली बार वहां जो बात हुई थी उसके बारे में आपने कुछ सोचा क्या? सुशील बार बार अबीर से मिन्नतें कर रहा था। वो चाहता था कि अबीर उसे अपने ज्ञान में से थोड़ा सा ज्ञान दे दे। यही चीज वैद्य राज भी सीखना चाहता था। वैद्य राज भी आगे आया और बोला, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं भी गुरुदेव से यही बोल रहा हूँ कि मुझे अपने चिकित्सा के ज्ञान का थोड़ा सा हिस्सा दे दीजिए। इस वक्त सुशील और वैद्य राज दोनों की हालत ऐसी दिख रही थी जैसे अगर ये सब सीखने के बदले में उन्हें सबके सामने अबीर के पैर पकड़ने के लिए कहा जाए और उसका कुत्ता बनने के लिए कहा जाए तो भी ये लोग इनकार नहीं करेंगे। अबीर ने उन लोगों की तरफ देखा और लापरवाही से कहा, इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी दूर चलें। अबीर की बात का सीधा मतलब था कि वो सीधे सीधे मना ना करके इन लोगों को टाल रहा था। विराज अबीर को लेकर तुरंत ही अपने प्राइवेट रूम में आ गया। अंदर सभी लोग एक टेबल के चारों तरफ बैठे हुए थे। विकास इस वक्त यहाँ मीडिएटर की भूमिका में था ताकि माहौल को गर्माहट भरा रख सके, जबकि विराज और सुशील अबीर के सम्मान में जाम पर जाम टकराए जा रहे थे। सभी लोग शराब के 3 राउंड पी चुके थे। इस वक्त एक जोरदार आवाज के साथ कमरे का दरवाजा खुला और एक मोटा सा अधेड़ उम्र का आदमी अंदर आया। उसने मुस्कुराते हुए सुशील की तरफ देखा और कहा, अरे वाह, मिस्टर सुशील भी यहाँ है। जब विराज ने सोशल अथॉरिटीज बैंक के अध्यक्ष जगजीत को वहां देखा तो उसकी भौहें चढ़ गई। जगजीत ने अपने करियर की शुरुआत अपने इसी बैंक के एक छोटे से सेल्समैन की तरह की थी और जल्दी ही उसने इतनी तरक्की कर ली थी कि वो बैंक की हाई अथॉरिटीज बनकर बैठ गया था। जगजीत ने अपने सामने बैठे इतने शानदार लोगों को देखा तो एक पल के लिए उसका दिल अजीब सा हो गया। उसने अपने सामने बैठे मुंबई के मेयर विराज, विकास माहेश्वरी, सुशील सभी को एक साथ देखा तो वो हैरान रह गया। इन लोगों के साथ एक विचित्र आदमी भी बैठा हुआ था जिसकी पहचान अभी तक जगजीत को पता नहीं थी। जगजीत को वहां देखते ही विराज ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जगजीत ने जल्दी से कहा, मैं यहाँ कश्यप रियल एस्टेट के मालिक राजीव कश्यप के साथ पैसे के मामले में कुछ बात करने के लिए आया था। उसी वक्त मुझे पता चला कि मेयर साहब भी यहाँ आए हैं तो मैंने सोचा उन्हें भी हाय हेलो कहता चलूं। ये बात कहते हुए जगजीत की नजर अबीर पर ही टिकी हुई थी। वो नहीं जानता था कि ये आदमी कौन था जिसे मेयर विराज इतनी अहमियत दे रहा था। विराज ने अपनी भौहें चढ़ाकर कहा, कश्यप रियल एस्टेट, उस कंपनी में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। उनके अंदर फंड्स का बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। अगर तुमने उन्हें लोन दे दिया तो समझ लेना कि तुम्हारा पैसा डूबा ही डूबा। जगजीत ने जैसे ही ये सुना उसने तुरंत ही मेयर की चापलूसी करते हुए कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मेयर साहब, आपकी नजर सच में बहुत पारखी है।
वैसे भी मैं उन्हें लोन देने के मूड में नहीं था, उनकी प्रॉपर्टी वगैरह की भी कीमत इतनी नहीं है कि उन्हें लोन दिया जा सके। उनका नुकसान बहुत ज्यादा बड़ा है, शायद 2 अरब से भी ऊपर का। अबीर ने जैसे ही ये सुना तो उसने तुरंत ही अपने कान इस बात पर गड़ा लिए। सारी बात पता चलने के बाद अबीर ने मन ही मन कहा, बहुत उड़ लिए बेटा, अब तुम्हारे पंख कतरने का वक्त आ गया है। अबीर इसी बारे में सोच रहा था कि जगजीत ने सभी के लिए एक ड्रिंक ऑर्डर की और ड्रिंक सर्व होते ही चेयर्स करते हुए कहा, ये ड्रिंक हमारे छोटे भाई के नाम। चीयर्स। ये सुनते ही अबीर ने लापरवाही से गिलास अपने होठों से लगा लिया, लेकिन जगजीत ने एक ही घूंट में पूरी ड्रिंक खत्म कर दी। जगजीत ने भी ये देखा था कि अबीर ने सिर्फ ग्लास होठों को लगाया था, ड्रिंक नहीं पी थी। ये देखकर भी जगजीत को बुरा नहीं लगा, उसने मन ही मन सोचा, अब कोई ऐसा आदमी जिसका वेट मेयर वैद्यराज जैसे बड़े बड़े आदमी दरवाजे पर खड़े होकर कर रहे हो, उस आदमी ने मेरी बात का मान रखकर गिलास पकड़ लिया, यही बहुत बड़ी बात है। इस एक ड्रिंक के बाद जगजीत बहुत ही सावधानी से कमरे के बाहर चला गया। अबीर काफी देर से सभी पर नजर रखे हुए था, उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि मेयर अबीर से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन शब्द उनके होठों पर आकर बार बार रुक रहे थे। अबीर ने अपने ग्लास से ड्रिंक का एक सिप लेते हुए मेयर विराज से पूछा, मैं आपको बहुत देर से देख रहा हूँ, आप कुछ बात करना चाहते हैं पर हिचकिचा रहे हैं। क्या बात है? क्या कहना चाहता था मेयर विराज? आखिर ऐसी भी क्या बात थी जिसे बोलने से पहले विराज को भी इतना सोचना पड़ रहा था? कहीं ये सब कल अबीर और युवराज की लड़ाई से जुड़ा हुआ तो नहीं था? कहीं जज जिंदल ने तो विराज से कोई बात नहीं की थी? इक्वल्स CH16 एक रिक्वेस्ट। अबीर ने देखा कि विराज उससे कुछ पूछना चाहता था तो अबीर ने उससे इस बारे में पूछा। मेयर विराज एकदम से सकपका गया और उसने लगभग हकलाते हुए कहा, वो माँ, मैं कह रहा था कि। अबीर ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, अगर मेयर साहब को मेरी किसी मदद की जरूरत है तो आपको इधर उधर बातें घुमाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे मुझे कह सकते हैं कि बात क्या है। जैसे ही विराज ने अबीर की बात सुनी उन्हें बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। वो राजनीति के बहुत पुराने चावल थे। उन्होंने तुरंत कहा, दरअसल गुरुदेव, मेरी छोटी बेटी कई सालों से बहुत बीमार है। वैद्यराज ने भी कई बार उसका इलाज करने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी उसका इलाज नहीं कर पाए। इसीलिए मैं गुरुदेव से विनती करना चाहता हूँ कि वो एक बार आकर मेरी बेटी को देख ले। हो सकता है उनके इलाज से मेरी बेटी फिर से सही सलामत मेरे सामने घूमती हुई दिखाई दे। अबीर को ये बात थोड़ी अजीब लगी थी। उसने अपने पास बैठे वैद्यराज की तरफ देखा तो वैद्यराज ने कहा, जी गुरुदेव, मेयर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उस बीमारी का इलाज सिर्फ आप ही कर सकते हैं। अबीर ने शांति से एक पल इंतजार किया और फिर वैद्यराज की तरफ देखा। वैद्यराज ने जल्दी से कहा, गुरुदेव, ये शायद दिल की कोई बीमारी है। उस बच्ची ने अपने आप को कमरे में बंद करके रखा है और इस तरह से बंद करके रखा है कि उजाले का एक कतरा भी उसके कमरे में कदम ना रख पाए। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत ही गहरी बात है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें डर है कि उसे कोई गंभीर बीमारी ना हो जाए। वैद्यराज की बात सुनते ही अबीर ने पूछा, इस दिल की बीमारी का कोई कारण तो होगा? विराज एक पल के लिए जवाब देने से झिझका, लेकिन फिर उसने एक गहरी आह भरी और कहा, एक बार दोनों माँ बेटी की किसी बात पर बहुत खतरनाक लड़ाई हो गई थी और वो घर से भाग गई थी। उनके भागने के बाद मेरी पत्नी अचानक बीमार पड़ गई। उसकी हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाए और जल्दी ही मर गई। अबीर ने इस बात में दिलचस्पी लेते हुए कहा, फिर क्या हुआ? विराज ने मायूसी से कहा, पर जब मेरी बेटी घर वापस लौटी तो उसने अपनी माँ को नहीं देखा। वो जानती थी कि उसकी माँ ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन अचानक अब अपनी माँ को उसे छोड़कर गया देखकर उसे बहुत सदमा लग गया। और अब मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि उसे शायद दिल की कोई बीमारी लग गई है। उसे इस बात का गहरा अफसोस है कि उसकी वजह से उसकी माँ की जान गई और वो आखिरी बार अपनी माँ से मिल भी नहीं पाई। इतना कहते हुए विराज उदास हो गया। उसने आशा भरी नजरों से अबीर की तरफ देखा और फिर कहा, कभी कभी तो मुझे लगता है कि इस सब का दोषी मैं ही हूँ। अगर उस दिन मैंने ये सब होने से रोक लिया होता तो बात इतनी नहीं बिगड़ती। अबीर ने कुछ सोचा और फिर शांति से अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, जब मुझे वक्त मिलेगा तो मैं उसे जाकर देख लूंगा। अबीर के इन शब्दों से विराज को बहुत राहत मिली थी। अबीर लोगों के साथ घुलने मिलने वाला इंसान नहीं था। जल्दी ही उसने अपना खाना पीना खत्म किया और वहां से उठकर चला गया। विराज और वैद्यराज दोनों ही अबीर को वापस छोड़ने के लिए दरवाजे तक आए। विकास भी इन लोगों के साथ अबीर को छोड़ने के लिए आया था। बाहर बहुत सारे लोगों का ग्रुप किसी का इंतजार कर रहा था। लवी भी एक फोन कॉल आंसर करने के लिए बाहर आई थी। बाहर आने के बाद जैसे ही उसने अपने सामने वो सीन देखा तो उसके हाथ में पकड़ा हुआ फोन जमीन पर गिर गया। लवी ने हकलाते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मेयर जिस इंसान को बाहर छोड़ने के लिए आए हैं वो वास्तव में वही है। वो कैसे हो सकता है? वो तो सिर्फ एक छोटा सा जेल का गार्ड है। ये सब हो क्या रहा है? आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से मेयर साहब खुद उसे दरवाजे तक छोड़ने के लिए आए हैं? लवी के लिए ये सदमा बहुत बड़ा था। वो तेजी से वापस लौट कर आई। लवी इस बारे में जल्द से जल्द कशिश को सब कुछ बता देना चाहती थी। अंदर तेजी दौड़ते हुए होटल के कॉरिडोर में लवी किसी से टकरा गई और उसने लवी को जबरदस्ती अपनी बाहों में खींच लिया। लवी उस आदमी का चेहरा भी नहीं देख पाई थी कि उसे अपने कान के पास किसी की आवाज सुनाई दी, शिवेन से बचकर रहना। उस आदमी की सांसें लवी की गर्दन पर महसूस हो रही थी, जिसकी वजह से लवी एक पल के लिए अपनी जगह फ्रीज हो गई और तभी अचानक लवी को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वो उस आदमी की पकड़ से आजाद हो गई थी। लवी घबराहट से फिर से अंदर कमरे की तरफ दौड़ पड़ी, लेकिन जैसे ही वो अंदर आई उसने शिवेन की हंसी की आवाज सुनी। शिवेन ने कहा, कशिश, हमारा रियल एस्टेट जल्दी ही अपनी कैपिटल और शेयर बढ़ाने वाला है। कशिश, क्या तुम इस बारे में एक बार सोचना चाहोगी? शिवेन की बातों ने वहां मौजूद सभी को हैरान कर दिया था।
कश्यप फैमिली का ये बिजनेस मुंबई में एक हाई क्वालिटी का बिजनेस था और बाकी बहुत सारे बिजनेस से बहुत ज्यादा सुपीरियर भी। लेकिन अब वो लोग अपना कैपिटल और शेयर मार्केट बढ़ाना चाहते थे, जिससे वो लोग और भी जल्दी सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते थे। जैसे ही लवी ने शिवेन की बात सुनी, वो एक पल के लिए वो सारी बात भूल गई जो भी अभी अभी उसने बाहर देखा था। उसने जल्दी से शक भरी नजरों से शिवेन को देखते हुए पूछा, शिवेन कहीं तुम कोई मजाक तो नहीं कर रहे ना? तुम सच में कैपिटल और शेयर परसेंट बढ़ाना चाहते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी कंपनी के पास फंड्स की कमी हो गई है और तुम ये सब इसीलिए कर रहे हो? शिवेन हल्के से मुस्कुरा दिया और बोला, बिल्कुल नहीं। जल्दी ही हमारी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टिंग करने वाली है। सब लोग जानते ही हैं कि कश्यप ग्रुप बहुत ही ज्यादा बड़ा और कॉम्पिटिटिव बिजनेस बन गया है। अगर हम लोग कैपिटल शेयर बढ़ाएं तो हम लोग और भी ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। हमारी कंपनी और भी ज्यादा प्रॉफिट कमा सकती है। फिलहाल तो ये बात बहुत ही ज्यादा इंटरनल है और हमारे कुछ खास एम्प्लॉइज के लिए ही ये शेयर खरीदने वाली स्कीम है। एक बार जब मुंबई शेयर मार्केट में हमारी कंपनी लिस्ट हो जाएगी तो सभी लोग हमारी कंपनी के शेयर खरीदकर प्रॉफिट कमा पाएंगे। कशिश इस बारे में सोच ही रही थी कि उसे शिवेन की आवाज सुनाई दी। वो तो हम दोनों की रिलेशन इतने अच्छे हैं कि मैंने ये बात तुम्हें बता दी है, वरना जब तक हम शेयर मार्केट में उतर ना जाएं तब तक ये बात हम लोग किसी को नहीं बताने वाले। शिवेन की बात सुनकर वहां मौजूद कुलश्रेष्ठ फैमिली के लोग और लवी बुरी तरह से हैरान रह गए थे। लवी ने एक्साइटमेंट से कहा, इसका मतलब है कि अगर हम लोग इस वक्त कश्यप ग्रुप के शेयर खरीद ले तो लिस्टिंग होने के बाद प्रॉफिट रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। शिवेन ने हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल। दरअसल बात यह है कि हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी के एम्प्लॉय ही ये प्रॉफिट कमाए, पर जहां तक बात कशिश और तुम्हारी है, तुम दोनों कोई अलग नहीं हो। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें ये बात बता दूं। प्रीति ने धीमी आवाज में कशिश के कान में कहा, कशिश तुम समझ रही हो ना शिवेन क्या कहना चाहता है? मुझे लगता है कि यही मौका है जब हम अपने लिए एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सकते हैं। शिवेन तुम्हें अपना मान रहा है, इसीलिए उसने ये सब कुछ तुम्हें बताया है। इससे पहले कि कशिश कोई रिएक्शन दे पाती, लवी ने एक्साइटमेंट से कहा, शिवेन प्लीज मुझे भी थोड़े से शेयर दे देना। तभी कशिश ने सख्त आवाज में कहा, मुझे 10 मिलियन के शेयर्स चाहिए, लेकिन अगर तुम थोड़े ज्यादा दे सकते हो तो आई डोंट माइंड। लवी भी मुस्कुरा दी और बोली, हाँ अब कशिश और तुम इतने अच्छे दोस्त हो तो तुम्हें तो उसकी बात माननी ही होगी। तभी शिवेन ने आगे कहा, ठीक है, तुम दोनों मेरे दोस्त हो तो मैं तुम्हें इसी रकम में 10% एक्स्ट्रा शेयर दूंगा। शिवेन की बात सुनकर कशिश ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, ठीक है, तो तुम मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट डबल कर दो। ये सुनते ही शिवेन जोर जोर से हंसने लगा और बोला, ठीक है, तो फिर मेरी तरफ से तुम्हें 15% शेयर एक्स्ट्रा मिलते हैं। प्रीति ये सुनकर बहुत खुश हो गई और उसने कहा, शिवेन बेटा तुम तो बहुत ही ज्यादा हमारी मदद कर रहे हो। उद्धरण चिन्ह। गिरीश जो एक बहुत ही बुरा बिजनेसमैन था, उसे भी इस बात पर शक नहीं हुआ। वो ये अच्छी तरीके से जानता था कि शिवेन ये सब कुछ कशिश के लिए ही कर रहा था। शिवेन ये सब प्रॉफिट कशिश की वजह से ही उन लोगों को ऑफर कर रहा था। कशिश के पास इस वक्त बहुत ज्यादा रकम नहीं थी, केवल 20 मिलियन ही थे। उसके इन्वेस्टमेंट के लिए भी गिरीश और प्रीति को कशिश की मदद करनी होगी। इसी बारे में सोचते हुए गिरीश ने मन ही मन सोचा, अगर कशिश को कश्यप ग्रुप के शेयर मिल गए तो उसके शेयर मार्केट में आने के बाद हर साल बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। यही बातें करते करते वो लोग डिनर कर चुके थे। डिनर के बाद शिवेन ने कशिश और उसकी फैमिली के बाकी लोगों को ड्रॉप करने के लिए कहा, लेकिन गिरीश ने शिवेन से हाथ मिलाते हुए कहा, शिवेन बेटा ये कुछ वक्त कशिश के लिए बहुत मुश्किल रहा है, लेकिन तुम्हारी मदद से सब कुछ काफी अच्छे से हो गया। कशिश की इतनी मदद करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। शिवेन ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं अंकल जी, ये तो मुझे करना ही चाहिए। कशिश मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड जो है। इस वक्त गिरीश ने देखा कि अबीर भी यहाँ मौजूद था। अबीर को यहाँ देखते ही गिरीश ने अबीर को अपने पास बुलाते हुए कहा, अबीर हमारे साथ घर चलो, हमें कुछ जरूरी बात करनी है। अबीर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन गिरीश के बोलने पर इनकार भी नहीं कर सका और उनके साथ चला गया। जल्दी ही वो लोग कुलश्रेष्ठ हाउस आ गए। घर के अंदर आते ही गिरीश ने अबीर से कहा, अबीर मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर है, अगर तुम मेरी बात मान लेते हो तो तुम्हें काफी प्रॉफिट हो सकता है। अबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू अंकल, लेकिन उसकी इतनी जरूरत नहीं है। दरअसल अबीर को पैसों में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। पाताल जेल में भी बहुत सारे बड़े बड़े पैसे वाले लोग अक्सर उसे करोड़ों डॉलर की रिश्वत ऑफर किया करते थे। साथ ही विदेशों में बंगले देने की भी बात होती थी, लेकिन कभी भी अबीर ने वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की थी। तभी गिरीश ने अबीर को समझाते हुए कहा, अबीर तुम मना क्यों कर रहे हो? पैसा तो जितना हमारे हाथ में हो उतना ही अच्छा है, और अगर इस वक्त तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। अबीर ने लापरवाही से मुस्कुराते हुए कहा, अंकल मुझे नहीं पता कि आप किस तरह के बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं और आप इतने श्योर कैसे हैं कि आपको उसमें प्रॉफिट होगा ही। गिरीश ने समझाते हुए कहा, अरे प्रॉफिट तो 100% होना ही है। शिवेन रियल एस्टेट बिजनेस से है, उनका बिजनेस वो लोग शेयर मार्केट में लिस्टिंग करने जा रहे हैं, लेकिन अब तक इसकी खबर बाहर नहीं आई है। ऐसे में अगर हम अभी इन्वेस्टमेंट करें तो हमारा प्रॉफिट शेयर बहुत ज्यादा हो सकता है। शिवेन ने आज ही ये बात हमें बताई है, तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा सौदा होगा। गिरीश की बात सुनते ही अबीर जोर जोर से हंसने लगा। आज ही तो मुंबई का मेयर विराज कह रहा था कि कश्यप ग्रुप किसी भी वक्त डूबने वाला था। उनका बिजनेस बहुत ज्यादा लॉस में चल रहा था। यहाँ तक कि सोशल अथॉरिटीज बैंक के मैनेजर जगजीत ने भी उनकी लोन रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया था। ऐसे में शिवेन इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता था? अबीर को इस बात पर बहुत हंसी आ गई और उसने कहा, कश्यप रियल एस्टेट ग्रुप जिसका मालिक राजीव कश्यप है। ये सुनते ही गिरीश ने कंफ्यूजन से अबीर की तरफ देखते हुए कहा, तुम शिवेन के पापा मिस्टर कश्यप को भी जानते हो?
लवी जो अभी भी कशिश के साथ खड़ी थी, वो बहुत ही हैरानी से अबीर को देख रही थी। उसी वक्त अबीर ने शांति से कहा, अगर शेयर राजीव कश्यप की कंपनी के हैं तो बेहतर होगा कि आप लोग उनके शेयर ना खरीदें। कश्यप ग्रुप के पास पैसे की बहुत ज्यादा कमी है और वो किसी भी वक्त दिवालिया हो सकता है। मुझे लगता है कि आप लोग उन्हें जो इन्वेस्टमेंट देने वाले हो उसका वो गलत फायदा उठाएंगे या शायद उसे पैसे का इस्तेमाल करके वो यहाँ से भाग जाएंगे। अबीर की बात सुनते ही सभी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? अब अबीर क्या करेगा? वो कैसे सबको शिवेन की कंपनी के शेयर ना खरीदने के लिए कन्विंस करेगा? क्या ये सभी लोग अबीर की बात मानेंगे? CH17 बैंकक्रप्ट। अबीर की बात सुनते ही सभी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। सभी बुरी तरह से चिल्ला उठे। कशिश ने गहरी आवाज में कहा, अबीर तुम खुद तो कुछ कर नहीं सकते और दूसरे के बारे में ऐसा उल्टा सीधा बोलते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तभी प्रीति ने भी कहा, हाँ, कशिश बिल्कुल ठीक कह रही है। वो तो बेचारे हमारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और तुम उनकी ही बुराई कर रहे हो। उन्होंने कहा था कि वो ये सब हमारे खास रिश्तों की वजह से बता रहे हैं, वरना उनको भी कोई जरूरत नहीं थी हमें ये सब कुछ बताने की। सभी लोग अबीर को कुछ ना कुछ समझाने में लगे हुए थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था कि लवी ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा था। वो बस शांति से अबीर के चेहरे के एक्सप्रेशंस को देख रही थी। तभी गिरीश ने बीच बचाव करते हुए कहा, अबीर बेटा, अगर तुम्हारे पास अभी पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं। अभी मैं 3 मिलियन के शेयर तुम्हारे नाम पर खरीद लेता हूँ। ये समझ लेना कि मैंने ये शेयर तुम्हें दहेज में दिए हैं। ये कहते हुए गिरीश बहुत ही बेबस नजर आ रहा था। अबीर ने एक पल इंतजार किया और सभी की तरफ व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ देखते हुए कहा, नहीं अंकल, आपको मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप बस मेरी बात पर विश्वास कर लीजिए, मेरे लिए वही बहुत होगा। मैंने खुद आज डिनर के टाइम विराज और जगजीत की बातचीत सुनी थी और वो लोग यही बोल रहे थे। ये बात सुनते ही प्रीति ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? तुम्हें पता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो? विराज यहाँ के मेयर है, जो होटल के मैनन गेट पर अपने स्पेशल गेस्ट का वेलकम करने के लिए खड़े थे। और जगजीत मुंबई की सबसे प्रेस्टिजियस बैंक के मैनेजर है। तुम जैसा छोटा आदमी उनके नजदीक भी नहीं पहुंच सकता और तुम बोल रहे हो कि तुम उनके साथ डिनर के टाइम मौजूद थे। तुम्हारे जैसा जेल का मामूली सा गार्ड इस लायक है कि वो तुम्हारे साथ डिनर करे। अगली बार अगर तुम बड़ी बड़ी फेंको तो ये समझ लेना कि किसके बारे में बोल रहे हो। अबीर ने बेबसी से अपने हाथ फैला दिए। अबीर को अपने सामने मौजूद इन सभी लोगों को समझाने का कोई तरीका ही समझ नहीं आ रहा था। उसी वक्त गिरीश ने कहा, बस अबीर, मैंने कह दिया कि मैं तुम्हारे लिए 3 मिलियन के शेयर खरीद रहा हूं तो खरीद रहा हूं। फ्यूचर में तुम उनसे अच्छा पैसा कमाना, ऐसे ही बेच मत देना। अबीर इन सभी को समझाने की कोशिश करके अब बुरी तरह से थक गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि इन लोगों को अपनी बात कैसे समझाएं। तभी अबीर को यह एहसास हुआ कि वो इनको समझा नहीं सकता था। इसीलिए अबीर ने कहा, थैंक यू अंकल, आपने मेरे लिए इतना सोचा, वही बहुत है। गिरीश ने अबीर की तरफ देखा तो उसने मन ही मन सोचा, मुझे लगता है कि अबीर एक जेल का छोटा सा एम्प्लॉय रहा है। इसकी वजह से इसे 3 मिलियन की रकम काफी बड़ी लग रही होगी। और यही वजह है कि ये मुझे इसके नाम से ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनकार कर रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ सालों तक ये यही मुंबई में रहेगा तो इसकी मेंटालिटी भी काफी ब्रॉड हो जाएगी। अबीर ने मायूसी से कहा, मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। आप लोग समझना ही नहीं चाह रहे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं भी क्या ही कर सकता हूँ। इतना कहकर अबीर वहां से बाहर निकल गया। लवी ने जब देखा कि वो जा रहा था तो वो भी तेजी से कशिश को बाय बोलकर बाहर निकल आई। बाहर आकर वो तेजी से अबीर के सामने आकर खड़ी हो गई और उसने अबीर का रास्ता रोक लिया। अबीर ने अपनी पलकें उठाकर घूरते हुए लवी को देखा और पूछा, क्या है? सच बात तो ये थी कि अगर लवी कशिश की बेस्ट फ्रेंड नहीं होती तो अबीर आज उसकी हरकत के लिए उसे छोड़ता नहीं। लवी ने अबीर की आंखों में देखते हुए पूछा, तुम कैसे जानते हो कि कश्यप ग्रुप की हालत इतनी ज्यादा खराब है? तुम्हें कैसे पता कि वो अपने शेयर बेचकर यहाँ से भागने वाले हैं? लवी रास्ता रोककर अबीर से ये सवाल पूछ रही थी तो अबीर ने लापरवाही से कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारे कान बिल्कुल ठीक काम करते हैं, है ना? तब तो तुमने सुना ही होगा कि मैंने क्या कहा था। मैं हर बात को बार बार बताना पसंद नहीं करता। लवी की आंखों में ये सुनते ही गुस्से की चमक नजर आई। उसने घूरते हुए अपने सामने खड़े आदमी को देखा और बड़बड़ाते हुए अपने आप से धीमी आवाज में कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतने बड़े बड़े लोग इस आदमी से इतने अच्छे से बात क्यों कर रहे थे। ये सब फिर से याद आते ही लवी ने अपने आप को शांत कर लिया और फिर धीमी आवाज में कहा, मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास है। इसीलिए तो मैं जो 10 मिलियन कश्यप ग्रुप में इन्वेस्ट करने वाली थी उसे मैंने बैकआउट कर लिया है और अब मैंने उन पैसों से जिंदल ग्रुप के शेयर खरीद लिए हैं। ये बोलते हुए लवी अचानक से मुस्कुरा दी। जब अबीर ने लवी की बात सुनी तो एक पल के लिए सरप्राइज हो गया। अबीर ने हैरानी से कहा, मैंने तो सोचा था कि तुम यहाँ मेरा मजाक उड़ाने के लिए आए हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मुझ पर विश्वास करती हो। लवी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो मुस्कुराती रही और उसने कहा, अब तुम जो चाहे वो समझ लो। तभी अबीर ने इरिटेट होकर कहा, मैं बस ये पूछ रहा था कि क्या तुम देख पाओगी कि कश्यप ग्रुप की वजह से कुलश्रेष्ठ फैमिली और तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कशिश ने इतने सारे पैसे बर्बाद कर दिए। ये सुनते ही लवी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। अबीर ने कहा, तो फिर सच सच बताओ कि तुम मुझ पर विश्वास क्यों कर रही हो? अभी तक मैं ये समझ नहीं पाया हूँ कि तुमने ऐसा किया क्यों। आज सुबह ही तुमने मेरे हिस्से का पूरा क्रेडिट उस शिवेन को दे दिया था और अब जानबूझकर तुम बोल रही हो कि तुम मुझ पर विश्वास कर रही हो। आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? मैं खुद कब से ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी इस हरकत के पीछे रीजन क्या है। लवी ने मुस्कुराते हुए अबीर की आंखों में देखते हुए कहा, मैं बस ये देखना चाहती थी कि तुम किस तरह के इंसान हो
और जब मैंने तुम्हें अच्छी तरह से देख और समझ लिया है तो मुझे एक बात समझ में आ गई है कि तुम लोगों को सामने दिखावा करने के लिए और अपने आप को ऊंचा साबित करने के लिए बड़ी बातें नहीं बोलते हो। ये कहते हुए लवी ने अपनी हील्स को जमीन पर मारा। अबीर के लिए ये देखना थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। उसी वक्त उसे लवी की आवाज सुनाई दी। अबीर सर, मैंने जो कहा है वो बिल्कुल सच कहा है। इसमें झूठ का कोई नामोनिशान नहीं है। आप मुझ पर विश्वास कीजिए। अबीर लवी के अंदर आए हुए इस बदलाव का कारण समझ नहीं पा रहा था। तभी लवी ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज आप मेरी बात मानिए। ये देखकर अबीर ने ठंडेपन से कहा, ठीक है, मैं तुम पर विश्वास कर लूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें कुलश्रेष्ठ फैमिली को मनाना होगा कि वो शिवेन की कंपनी में इन्वेस्ट ना करे। और जितना भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है वो अपने पैसे जल्द से जल्द वापस निकाल ले। नहीं तो अगर कश्यप ग्रुप पूरा पैसा लेकर भाग गया तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। लवी ने जल्दी से हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं जल्दी मौका देखकर कशिश से बात करती हूँ। आप टेंशन मत लो, मैं कशिश को मना लूंगी। लेकिन मुझे आपसे एक बात पूछनी है। अबीर ने नासमझी से लवी की तरफ देखा तो लवी ने कहा, क्या कल आप फ्री हो? हम चाय पीने चल सकते हैं। लवी बात करते करते अपनी बात का टॉपिक चेंज कर चुकी थी और वो जिस तरह से मुस्कुरा रही थी उसे देखकर अबीर ने मन ही मन सोचा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस औरत के दिमाग में चल क्या रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरे साथ इस तरह की हरकत करके अपनी फ्रेंड को ये बताना चाहती है कि मैं कितना कैरेक्टरलेस आदमी हूँ, और फिर ये इसी बात को मुद्दा बनाकर कशिश से मुझे तलाक देने के लिए कहेगी। अबीर यही सब सोच रहा था तभी उसे लवी की आवाज सुनाई दी, तो बताओ आप चल रहे हो या नहीं? अबीर सोच में डूबा था, इसलिए लवी ने आगे बढ़कर अबीर की बाह पर अपना हाथ रख दिया। अबीर जो किसी औरत के इतने नजदीक नहीं गया था, लवी के छूने से अचानक उसे महसूस हुआ कि इसकी बाह कीचड़ के समुद्र में धंसी हुई थी। वैसे तो अबीर कभी भी हल्के कैरेक्टर का आदमी नहीं रहा था, ऐसे में आज भी उसे इस तरह का हल्का बर्ताव करने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। उसने तुरंत ही अपना हाथ झटकते हुए लवी से दूर किया और कहा, थैंक यू, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनते ही लवी का चेहरा उतर गया। उसने पहली बार अपनी जिंदगी में किसी लड़के को डेट पर बुलाने की पहल की थी और उस आदमी ने भी इतनी आसानी से उसे रिजेक्ट कर दिया था, जिस वजह से लवी अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रही थी। इस वक्त लवी ने थोड़ी सी झुंझलाहट के साथ कहा, तुम सच में बेवकूफ हो। कोई लड़की तुम्हें इतने प्यार से इनवाइट कर रही है, तुम्हें तो तुरंत हाँ बोल देना चाहिए था। तुम्हारी जगह कोई और लड़का होता तो अब तक कब का हाँ कर चुका होता। अबीर ने चुपचाप बिना कुछ कहे अपना सर झटका और फिर आगे बढ़कर उसने एक टैक्सी रोकने के लिए इशारा किया। इस वक्त लवी आगे बढ़कर आए और उसने अबीर को रोकते हुए कहा, अबीर सर, मैं कशिश की सबसे अच्छी दोस्त हूँ। अगर तुम उसके साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाना चाहते हो तो पहले हम दोनों को दोस्ती करनी होगी, ताकि मैं आपके और कशिश के बीच पुल बन सकूं। अबीर ने शांति से कहा, मैं अच्छे से जानता हूं कि वो मुझे पसंद नहीं करती और मैंने भी उससे शादी अपने पेरेंट्स के दबाव में आकर की है, तो मेरे मन में भी उसके लिए ऐसी कोई फीलिंग नहीं है। इसीलिए जब तक हम दोनों साथ हैं तब तक मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा और वेट करूंगा कि जल्द से जल्द हम लोग अलग हो जाए। अपनी बात कहने के बाद अबीर ने तुरंत ही हाथ देकर टैक्सी रोक ली। जैसे ही टैक्सी रुकी अबीर तुरंत ही उसके पास गया और बोला, भैया जल्दी से हेवनली पैलेस ले लीजिए, इस वक्त मैं बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में हूँ। इस वक्त लवी अबीर से ट्राइटन होटल और उन सभी लोगों के बारे में पूछना चाहती थी, पर जैसे ही उसने ये सेंटेंस सुना वो बहुत बुरी तरह से हैरान रह गई। उसने तेज आवाज में कहा, हाँ, हेवनली पैलेस, ये तो मुंबई का सबसे शानदार विला है जो मालाबार हिल पर है और वो मुंबई का सबसे महंगा इलाका भी है। वहाँ या तो बहुत ज्यादा अमीर या बहुत पावरफुल लोग रहते हैं। वो भी अपनी छुट्टियों के बीच कभी कभी ही वहाँ अपने विला में रहने जाते हैं और वो भी कुछ वक्त के लिए। तो फिर अबीर हेवनली पैलेस जैसी जगह पर कैसे रह सकता है? ये इम्पॉसिबल है। ये तो एक छोटा सा जेल का सिक्योरिटी गार्ड ही तो है। इसके पास इतनी अच्छी प्रॉपर्टी कहाँ से आई है? कौन ये? इससे पहले कि लवी कुछ और सोच पाती या होश में आ पाती, अबीर टैक्सी में बैठकर वहां से गायब हो चुका था। होश में आने के बाद भी लवी काफी देर तक ऐसे ही हैरान परेशान सी खड़ी रही। फिर उसने मुस्कुराते हुए अपने आप से कहा, कशिश तुमने सुना ना, इस आदमी को तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही तुम्हें ये लड़का पसंद है। ये बात कहते हुए लवी के चेहरे पर एक बहुत ही शातिर मुस्कान और एक शानदार चमक आ गई थी। लवी ने एक्साइटमेंट से कहा, देखो भाई, अब तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है, नहीं तो मैं। अपनी बात कहते हुए लवी ने कुलश्रेष्ठ हाउस की तरफ देखते हुए कहा, अब जो लोग खास होते हैं उन्हें चीज भी खास ही पसंद आती है, जैसे कि मैं। इतना कहते हुए लवी ने खुद अपनी बात अधूरी छोड़ दी और एक्साइटमेंट से अपनी कार की तरफ चल पड़ी। अबीर जल्दी ही अपने हेवनली पैलेस विला में वापस लौट आया और सीधे जाकर बेडरूम में लेट गया। उसी वक्त अबीर ने सुना कि डोर बेल बजी। बाहर आकर इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम में अबीर ने देखा कि एक लड़की जिसने आर्मी यूनिफॉर्म पहनी हुई थी वो उसके दरवाजे पर खड़ी डोरबेल बजा रही थी। अचानक से अपने दरवाजे पर आर्मी यूनिफॉर्म में खड़ी उस लड़की को देखकर अबीर हैरान रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि उसके सामने ऐसा दिन आएगा जब ये लड़की इस तरह से फिर से उसके सामने खड़ी होगी, वो भी इस जगह पर। कौन थी ये लड़की? इसे कैसे पता चला कि अबीर यहाँ रहता था? क्या इस लड़की के यहाँ आने के पीछे भी कोई राज छुपा हुआ था? अब अबीर क्या करेगा? कहीं ये शिवेन वाले मैटर के कारण तो यहाँ नहीं आई थी। CH-18 जबरदस्ती। डोरबेल की आवाज सुनते ही अबीर हैरानी से उठा और दरवाजे के पास आकर देखने लगा कि इस वक्त कौन आ सकता था। उसने दरवाजे पर लगे सिक्योरिटी सिस्टम से देखा कि बाहर यामी खड़ी थी। यामी ने आर्मी यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और उसके चेहरे पर बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन थे। वो दरवाजे की घंटी को लगातार बजाती जा रही थी। ये देखकर अबीर ने गुस्से से बड़बड़ाते हुए कहा, इस औरत का दिमाग खराब हो गया है क्या? ये मुझे परेशान करने के लिए यहाँ तक पहुंच गई। इस वक्त अबीर को एक गहरी आवाज सुनाई दी, इटर्नल नाइट किंग।
मिस्टर चौहान, मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप ये यही रहते हैं और इस वक्त भी आप घर पर ही हैं। जैसे ही अबीर ने ये सुना उसने राहत की सांस ली और बड़बड़ाते हुए बोला, ये पागल औरत, ये मुझे ढूंढते हुए नहीं आई है, बल्कि ये चौहान को ढूंढते हुए यहाँ आई है। चलो मैं तो बच गया। तभी बाहर से आवाज आई, मिस्टर चौहान, मैं यामी हूँ, ब्लैक कैट कमांडो फोर्स की लेफ्टिनेंट जनरल यामी। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। इसके अलावा मैं ये भी जानती हूँ कि टेराकिन के 4 सबसे खतरनाक किलर्स को आपने ही खत्म कर दिया है। इसीलिए मैं पर्सनली आपसे मिलकर आपको थैंक यू बोलना चाहती थी। थैंक यू सर। यामी ये बोलते हुए बहुत ही ज्यादा सीरियस लग रही थी। अबीर ने लापरवाही से अपने इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम का कैमरा ऑफ कर दिया और फिर चुपचाप अपने बेड पर जाकर सो गया। यामी बाहर से लगातार बोलती जा रही थी। यामी ने कहा, सर मुझे पता है आपके साथ बहुत ही दिल दहला देने वाली दुर्घटना हुई थी, लेकिन सर मुझे आपके जैसे ही किसी बहुत ही खास आदमी की जरूरत है। क्या आप मेरे प्रपोजल पर एक बार सोच सकते हैं? यामी बाहर से लगातार कुछ न कुछ बोलती जा रही थी, लेकिन अबीर अपने बेड पर जाकर शांति से सो चुका था। यामी अगले 5 मिनट तक दरवाजे के बाहर खड़ी रही। उसने देखा कि अंदर से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा था तो उसने एक गहरी आह भरी और अपना कार्ड दरवाजे के नीचे से अंदर खिसकाते हुए कहा, मिस्टर चौहान, ये मेरा कार्ड है। मुझे उम्मीद है कि आप जल्दी ही मुझे कांटेक्ट करेंगे। अपनी बात कहने के बाद यामी मुड़कर सीधे वहां से चली गई, लेकिन उसके चेहरे पर उत्साह की चमक साफ नजर आ रही थी। उसे अभी अभी पता चला था कि विला का मालिक कौन था, और उसके रिजल्ट के बारे में जानकर तो यामी बहुत हैरान रह गई थी। वो अच्छे से समझ गई थी कि टेराकिन के 4 बेस्ट किलर्स को खत्म करने वाला उनका ही एक पुराना दुश्मन था। ऐसे में यामी चाहती थी कि दुश्मन के दुश्मन को अपना दोस्त बना लिया जाए, ताकि जरूरत पड़ने पर वो टेराकिन से निपट सके। यामी की असिस्टेंट लिली ने जब उसे हेवनली पैलेस से वापस लौटते देखा तो नासमझी से पूछा, मैडम आप वहां क्या कर रही थी? यामी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है उस घर में कौन रहता है? लिली को यामी की बात समझ में नहीं आई तो उसने पूछा, कौन? यामी एक्साइटमेंट से बोली, वो है अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह, इटर्नल नाइट किंग। मिस्टर चौहान, अगर मैं उन्हें माना पाऊं और उन्हें अपना साथ देने के लिए राजी कर लूं तो मैं वो सब कुछ कर पाऊंगी जो मैं करना चाहती हूँ। लिली ने जब अपनी मैडम को इतना एक्साइटेड देखा तो उसने भी कहा, बिल्कुल मैडम, आप ये सब कुछ जरूर कर पाओगी। लेकिन यामी ये बात नहीं जानती थी कि अब ये विला भी बदल चुका था और इसका मालिक भी। इसमें रहने वाला आदमी वही एक छोटा सा जेल का सिक्योरिटी गार्ड था, जिसे वो इतना छोटा समझती थी कि उससे सीधे मुंह बात करना भी पसंद नहीं करती थी। इस वक्त लिली ने और भी ज्यादा एक्साइटमेंट से पूछा, मैडम क्या आपने इटर्नल नाइट किंग को खुद अपनी आंखों से देखा? कैसे दिखते हैं वो? ये पूछते हुए लिली बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी और वो जानना चाहती थी कि आखिर इतना बड़ा आदमी देखने में कैसा था, उसका व्यवहार कैसा था। इटर्नल नाइट किंग जैसा आदमी जो यामी का आइडियल था, उसकी जिंदगी बहुत ही शानदार थी, एक जीते जागते खुली आंखों से देखे जाने वाले सपना जितना ही शानदार। यामी ने निराशा से अपना सर हिला दिया और कहा, नहीं, मैं उन्हें देखना तो चाहती थी लेकिन देख नहीं पाई। वो विला में ही थे, लेकिन शायद वो मुझसे मिलना नहीं चाहते थे। ये सुनकर लिली ने एक गहरी आह भरी और कहा, मुझे लगता है कि उस दिन जो कुछ हुआ था उसकी वजह से उन्हें आपके मन में बहुत गिल्ट महसूस हो रहा होगा और इसीलिए वो आपके सामने नहीं आए। ये सुनते ही यामी को ऐसा लगा जैसे लिली बिल्कुल ठीक कह रही थी। यामी ने दोबारा से खुश होकर कहा, मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी ही अपने गिल्ट से बाहर निकल जाएंगे और फिर हम लोग जरूर मिलेंगे। हमारे देश को उनके जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। लिली इस बात से एग्री करती थी और उसे इस बात का अफसोस भी था कि यामी मिस्टर चौहान से मिल नहीं पाई थी। यामी और लिली बातें करते हुए अपने घर वापस लौट गए। अगली सुबह अबीर जब सोकर उठा तो उसे लवी का फोन आया। लवी ने चिंता भरी आवाज में कहा, अबीर सर, कशिश इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हेड ऑफिस गई है। वो युवराज की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए गई है। आप देख लीजिए ये न्यूज आपके काम की है या नहीं। लवी की बात पूरी नहीं हुई थी कि उससे पहले ही अबीर ने कॉल काट दिया और जल्दी से सीधे इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऑफिस जाने के लिए निकल गया। लवी अपनी जगह पर ही फ्रीज होकर रह गई। उसने अपना फोन कान से हटाकर अपने सामने रखा और बड़बड़ाते हुए कहा, फिर से बिना पूरी बात सुने कॉल काट दिया। इस आदमी को इतनी जल्दी क्यों है? लेकिन इस वक्त तक कशिश इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हेड ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर पहुंच चुकी थी। कशिश यहाँ युवराज का अपॉइंटमेंट लेकर उससे मिलने के लिए आई थी। जैसे ही कशिश कॉरिडोर में पहुंची उसे युवराज बाहर ही मिल गया। कशिश को देखते ही युवराज ने कहा, क्या बात है मिस कुलश्रेष्ठ, आप तो वक्त की बहुत पाबंद निकली, समय से पहले ही पहुंच गई। कशिश को वहां देखने के बाद युवराज के चेहरे पर एक बहुत ही चंचल मुस्कान दिखाई दी। उसके चेहरे पर इस वक्त कुछ और निशान भी दिखाई दे रहे थे जो अबीर ने उसके चेहरे पर छोड़े थे। लेकिन जब युवराज ने कशिश को अकेले वहां आते हुए देखा तो वो थोड़ा निराश हो गया। दरअसल युवराज ने बहुत पहले से ही अपनी बैकहैंड टीम तैयार कर रखी थी। उसने सोचा था कि अगर अबीर ने उसके सामने आने की कोशिश की तो वो एक ही ऑर्डर देगा और उसके सारे आदमी अबीर को मौत के घाट उतार देंगे। इस वक्त कशिश ने माफी मांगते हुए कहा, मिस्टर युवराज, परसों जो कुछ हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है। चीजें काफी हद तक बिगड़ गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि वैसा कुछ हो लेकिन पता ही नहीं चला कि कब हो गया। प्लीज उसे बात के लिए आप बुरा मत मानिएगा। एंड आई एम रियली वेरी सॉरी। युवराज ने आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए अपनी जेब से एक रूम का कार्ड निकाला और कहा, चलो पास की होटल में बैठकर बात करते हैं। ये जगह इन सब बातों के लिए ठीक नहीं है। कशिश ने जब होटल के रूम का की कार्ड देखा तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। इसके अलावा कशिश कुछ और कर भी नहीं सकती थी। एक पल रुककर कशिश ने गहरी आवाज में पूछा, इस सब का क्या मतलब है मिस्टर युवराज? युवराज ने एक कदम आगे बढ़कर कशिश की आंखों में देखते हुए कहा, इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है?
अगर तुम चाहती हो कि मैं ये सारा मैटर सॉर्ट आउट करने में तुम्हारी हेल्प करूं तो तुम्हें भी मेरे साथ शांति से बैठकर बात करनी होगी। और वो बात यहाँ तो होने से रही। ये सुनते ही कशिश ने युवराज को घूरते हुए देखा तो युवराज ने एक शातिर मुस्कान के साथ कशिश को देखते हुए कहा, अरे यार, मैं तुम्हें इस सब को ठीक करने का एक और मौका दे रहा हूँ। मेरी अच्छे से सेवा करो और बदले में सारा मैटर क्लियर कर लो। सिंपल। कशिश ये सुनते ही हैरान रह गई थी। उसने कहा, लेकिन बात तो ऑफिस में भी की जा सकती है। ये सुनकर युवराज की आंखों में फिर से वही शैतानी चमक दिखाई दी थी जो परसों रात को थी। युवराज ने कहा, होटल में चलकर आराम से बैठकर बातें करते हैं और मैं भी तुम्हें मेरे सामने बैठकर बराबरी से सब कुछ सॉल्व करने का मौका दूंगा। नहीं तो तुम्हारा कुलश्रेष्ठ ग्रुप तो खत्म ही समझो, नहीं तो किसी भी वक्त वो दिवालिया हो सकता है। कशिश ने जैसे ही ये सुना तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने सख्त आवाज में कहा, मिस्टर युवराज, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं। युवराज ने आगे बढ़कर कशिश के चेहरे को छूने की कोशिश की और कहा, वो क्या है ना, मुझे तुम्हारा खूबसूरत चेहरा बहुत ज्यादा पसंद आ गया है। अगर तुम अपने चेहरे के साथ साथ अपने एफर्ट्स के साथ भी मुझे खुश कर सकती हो तो मैं तुम्हें उस रात के लिए माफ करने के बारे में सोच सकता हूँ, और बाकी रही बात तुम्हारी पेमेंट की, तो वो पैसे भी रिलीज करवाने के बारे में सोच सकता हूँ। ये सुनते ही कशिश का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, मिस्टर युवराज, ये आप क्या क्या कह रहे हैं। मैं शादीशुदा हूँ। ये बात सुनते ही युवराज की आंखों में और भी ज्यादा चमक दिखाई दी। उसने कहा, क्या ही फर्क पड़ता है, मुझे तुम्हारे जैसी इंटेलिजेंट औरतें बहुत पसंद है। उन्हें ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर औरत तुम्हारे जैसी खूबसूरत भी हो तो क्या बात है, अगर वो मेरे साथ होगी तो कितना अच्छा होगा। इसके बाद युवराज ने अपनी बाहें फैलाए और छोटे उतही बेशर्मी से कशिश की आंखों में देखते हुए कहा, अब ज्यादा वक्त बर्बाद मत करो। क्या तुम्हें मेरे साथ बैठकर बात करने का मौका नहीं चाहिए? चलो ले। इतना कहते हुए युवराज ने एक बहुत ही छिछोरी मुस्कान के साथ अपनी जीभ काटी और कहा, आई एम सॉरी, आई मीन बैठकर अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। कशिश इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाई। दरअसल कल रात को उसने एक बहुत ही डरावना सपना देखा था जिसमें उसके ताऊ जी गिरिराज और उनकी बेटी ने कशिश और गिरीश को कुलश्रेष्ठ रूप से बाहर निकाल दिया था और गिरीश की पूरी फैमिली रोड पर आ गई थी। ये सपना देखना भी कशिश बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और इसी वजह से वो सुबह होते ही इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऑफिस पहुंच गई थी। कुछ सोचते हुए कशिश ने अपनी गर्दन नीचे झुका ली और धीमी आवाज में कहा, मिस्टर युवराज, बेशक मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ, लेकिन आपने जो सिचुएशन रखी है उसमें बात करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। युवराज के चेहरे पर वही शातिरपन की मुस्कान थी। युवराज ने कहा, अरे ताकतवर के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। वो तो मैं तुम्हारे बारे में इतना सोचता हूँ इसलिए मैंने ये सब कुछ कहा है। वैसे भी तुम चिंता मत करो, बिना तुम्हारी परमिशन के मैं ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करूंगा, चाहे फिर तुम मेरे सामने किसी भी हालत में ही क्यों ना बैठी रहो। ये कहते हुए युवराज ने एक बहुत ही छिछोरेपन से कशिश को देखकर आंख मार दी। कशिश एक पल के लिए पीछे हटी, लेकिन तभी युवराज ने उसे ताना मारते हुए कशिश के चेहरे को छूने की कोशिश की। युवराज की उंगलियों ने कशिश के चेहरे को छू भी लिया। इससे पहले कि वो कशिश के चेहरे का नाजुक स्पर्श महसूस कर पाता, अनजाने में कशिश ने अपना हाथ उठाया और एक जोरदार तमाचा युवराज के गाल पर रसीद कर दिया। तमाचे की गूंज पूरे कॉरिडोर में गूंज उठी थी। इस तमाचे ने वहां आसपास मौजूद सभी लोगों का ध्यान युवराज और कशिश की तरफ खींच लिया था। इस एक पल में कशिश और युवराज दोनों ही स्तब्ध रह गए थे। युवराज की आंखों में क्रूरता और चालबाजी की झलक दिखाई दी। उसने भी अपना हाथ उठाया और जोरदार थप्पड़ कशिश को मारते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत की पहले तो तुम मुझे सिड्यूस करो और फिर बाद में इस तरह से थप्पड़ मारकर अपने आप को सती सावित्री साबित करने की कोशिश करो। जैसे ही कशिश को थप्पड़ लगा वो जमीन पर जाकर गिरी। उसका पूरा दिमाग घूम गया। कशिश को बहुत जोर से चक्कर आ रहे थे। युवराज ने इतना खतरनाक थप्पड़ कशिश को मारा था कि वो बुरी तरह से रोने लगी। युवराज ने आगे बढ़कर कशिश का कंधा पकड़ लिया और उसे झटके से जमीन से खींचकर अपनी बाहों में ले लिया और फिर उसे अपने कंधे पर डाल लिया। युवराज ने होटल की तरफ चलते हुए कशिश का मजाक उड़ाते हुए कहा, आज मौका मिला है तो आज तुम्हारी सारी गलतियां माफ है। बस आज तुम मेरी अच्छे से सेवा कर देना, उसके बाद तुम जो चाहे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। अब देखो तुम्हारे पास मना करने का ऑप्शन नहीं है तो उल्टा सीधा कुछ करने की सोचना भी मत। अब क्या होगा? क्या कशिश सच में युवराज के शैतानी इरादों का शिकार बन जाएगी? क्या अबीर उसे बचा लेगा? अगर अबीर सही वक्त पर पहुंच नहीं पाया तो लवी ये सब जानती थी तो उसने कशिश को अकेले क्यों जाने दिया। इक्वल्स CH-19 युवराज की पिटाई। युवराज कशिश को अपने कंधे पर उठाकर होटल के रूम में ले जा रहा था, तभी कशिश ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी, वो तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे। ये सुनते ही युवराज ने ताना मारते हुए कहा, मुझे पकड़ लेंगे? हाँ हाँ हाँ, किसकी इतनी औकात है जो मुझ पर हाथ डाले। जैसे ही युवराज की बात खत्म हुई अचानक से सामने से कोई वहां आ गया और उसने जोरदार मुक्का युवराज के मुंह पर मार दिया और झटके से कशिश को अपने पास खींचते हुए एक लात युवराज को मार दी। युवराज हवा में उड़ता हुआ दूर दीवार पर जाकर गिरा। जैसे ही वो दीवार से टकराया झटके से बहुत तेज जमीन पर गिर पड़ा और उसे कमर में बहुत तेज चोट आई। युवराज ने हैरानी से देखा तो उसके सामने अबीर खड़ा था। अबीर ने गुस्से से घूरते हुए युवराज को देखा और कहा, मैंने तुमसे कहा था ना मेरी वाइफ के साथ कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फिर से कशिश को हाथ लगाने की। अबीर ने अपने एक हाथ को अपनी जेब में डाला हुआ था और दूसरे हाथ से कशिश को पकड़ रखा था। अबीर के लात मारने की वजह से युवराज के पेट और आंतों में बहुत बुरी तरह से चोट आई थी। अचानक से जमीन पर गिरते ही वो बुरी तरह से उल्टी करने लगा। उसी वक्त एक आदमी ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो?
अरे तुम्हें पता भी है अभी अभी जिसे तुमने मारा है वो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जनरल मैनेजर है और तुमने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया है। मार मार के तुमने उसकी हालत खराब कर दी। तभी एक और आदमी की आवाज आई, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ। मिस्टर युवराज हमेशा ही इसी तरह का बर्ताव करते हैं पर आज से पहले किसी ने उन पर पलटवार करने की हिम्मत नहीं की। इस वक्त एक और आदमी ने टेंशन से कहा, हे भगवान, इस आदमी ने तो गलत जगह पंगा ले लिया है। आज तो इसे कोई भी नहीं बचा पाएंगे। कशिश जो अबीर की बाहों में थी उसका चेहरा लाल और सूजा हुआ दिख रहा था। अबीर ने जब कशिश की ये हालत देखी तो उसके चेहरे पर उदासी दिखाई दी। कशिश ने उसे ताना मारते हुए कहा, तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा से मिस्टर युवराज पर हाथ उठाने की? कशिश ने अबीर को ताना मारा था लेकिन उसने कशिश की बात पर ध्यान नहीं दिया। इस बात से कशिश को बहुत गुस्सा आया और उसने फिर से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग घास चरने चला गया क्या? जब वो मेरे साथ जो भी कुछ कर रहे थे मैं उन्हें कुछ नहीं बोल रही थी तो तुमने उन्हें मारने की हिम्मत कैसे की? जब युवराज ने देखा कि कशिश भी अबीर को ही डांट रही थी तो युवराज भी जोर से चिल्लाते हुए बोला, तुम तो गए काम से। तुमने इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हेड ऑफिस में मुझे मारने की हिम्मत की है। आज तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। ये कहते हुए युवराज सांस लेने की कोशिश कर रहा था लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंतें हर सांस लेने के बाद अकड़ रही थी, जिससे उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी और अगले ही पल युवराज अपने पेट को पकड़कर दोहरा हो गया। कशिश ने जब युवराज की बात सुनी और उसकी हालत देखी तो वो बहुत डर गई। उसने डरकर अबीर की तरफ देखते हुए कहा, अबीर भागो यहाँ से, जल्दी भागो, जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। अगर तुम यहाँ रुके तो ये लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये सुनते ही अबीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। इस वक्त गुस्से से कशिश ने कहा, मैं तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। अभी के अभी भागो यहाँ से, नहीं तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। अबीर ने कशिश की बात को सीरियसली नहीं लिया और चुपचाप वहीं खड़ा रहा और फिर एक पल रुककर कहा, जिन भी लोगों ने आज तक मेरे लिए मुसीबत खड़ी करने की कोशिश की है वो सब मेरी पाताल जेल में बंद है। जब वही मेरा कुछ नहीं कर पाए तो ये आदमी मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। जैसे ही वहां मौजूद लोगों ने अबीर की बात सुनी उनमें से एक आदमी चिल्लाते हुए बोला, ये इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जनरल मैनेजर के बारे में बात कर रहा है। इसके जीने के दिन पूरे हो गए समझो। तभी दूसरा आदमी चिल्लाते हुए बोला, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स मिस्टर जस जिंदल की कंपनी है। उन्होंने ही इसकी स्थापना की है, लेकिन ये चलती युवराज के नाम से है और इस आदमी ने युवराज की ऐसी हालत कर दी है। इसके लक्षण दिख रहे हैं कि अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाला। तभी एक और आदमी ने चिंता से कहा, यह बहुत ही सीरियस मैटर हो गया है। ये आदमी अगर अभी के अभी यहाँ से नहीं भागा तो इसका जिंदा रहना मुश्किल होगा। ये सब सुनकर कशिश का चेहरा और भी पीला पड़ गया था। वो डर से कांपने लगी थी। उसने अबीर को धक्का देते हुए कहा, जाओ यहाँ से। तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो? कशिश अभी भी लगातार अबीर को यहाँ से जल्दी भागने के लिए कह रही थी, जिससे अबीर के दिल में थोड़ी सी गर्माहट पैदा हो गई थी। कशिश को ऐसे देखकर अबीर ने मन ही मन सोचा, भले ही कशिश मुझसे तलाक लेना चाहती है लेकिन इतने इंपॉर्टेंट मौके पर वो मेरे बारे में सोच रही है और चाहती है कि मैं यहाँ से भाग जाऊं ताकि मैं सुरक्षित रह सकूं। लेकिन मैं कोई ऐसा आदमी नहीं हूं जो इसे यहाँ इस हालत में छोड़कर भाग जाऊंगा। अपनी पत्नी को इस तरह से इन आदमियों के बीच अकेला छोड़ दूंगा। सड़क की दूसरी तरफ मौजूद कॉफी शॉप में लवी ने सनग्लासेस पहने हुए थे और 3000 रुपए से भी ज्यादा कीमत की ब्लू माउंटेन कॉफी का एक कप हाथ में लिए चुपचाप ये सब देख रही थी। उसने अबीर को युवराज को लात मारते हुए भी देख लिया था और ये देखकर वो इतना ज्यादा सदमे में आ गई थी कि उसने अपने आप को नॉर्मल करने के लिए कॉफी का एक घूंट पीना जरूरी समझा। एक घूंट कॉफी पीने के बाद जो कैफीन उसके शरीर में गया था उसने लवी के दिमाग को ठिकाने लगाने में काफी मदद की थी। लवी ध्यान से सामने वाली बिल्डिंग में होने वाली हलचल पर नजर रखे हुए थी। उसी वक्त युवराज ने धीरे से मुस्कुराकर खड़े होते हुए कहा, बच्चे, ये लड़की बिल्कुल ठीक कह रही है। तुमने अनर्थ तो कर ही दिया है। तुम शायद जानते नहीं कि तुमने इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जनरल मैनेजर को उसी के हेड ऑफिस में पीटने की कोशिश की है। अब तुम्हें पता चलेगा कि मुसीबत क्या होती है। इतना कहकर उसने अपना मोबाइल निकाला और किसी को कॉल करने की कोशिश करने लगा। इस वक्त अबीर बिना किसी एक्सप्रेशन के आगे बढ़ा और उसने एक जोरदार तमाचा युवराज के गाल पर मार दिया और फिर बोला, ठीक है, अगर तुम यही सोच रहे हो कि मुसीबत कितनी बड़ी है और अनर्थ किसे कहते हैं तो अब शायद तुम्हें पता चल जाएगा। इतना कहते हुए अबीर ने एक और जोरदार तमाचा युवराज के गाल पर रख दिया। इस एक तमाचे की वजह से उसके होठों से खून बहने लगा था। लेकिन इस वक्त लवी के हाथ में पकड़ा हुआ कॉफी का कप धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। लवी के हाथ पैर बुरी तरह से कांपने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो और ज्यादा देर वहां खड़ी भी नहीं रह पाएगी। युवराज को पीटने और उसे धमकी देने के बाद अबीर ने एक और थप्पड़ युवराज के चेहरे पर मार दिया। ये थप्पड़ सिर्फ युवराज के चेहरे पर ही नहीं पड़ा था बल्कि पूरे इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेहरे पर पड़ा था, क्योंकि अभी अभी युवराज ने इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जनरल मैनेजर होने के नाते उसे धमकी दी थी। कशिश अब अबीर की इस हरकत से बहुत ज्यादा हैरान थी। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, इसकी लापरवाही की हद होती जा रही है। इसने सीधे सीधे युवराज के चेहरे पर थप्पड़ मारने की हिम्मत कर दी। अब हम लोग क्या करेंगे? ये तो हमारे लिए मुसीबत पर मुसीबतें पैदा करते जा रहा है। इस वक्त युवराज दर्द से कराहते हुए अपना फोन ढूंढने लगा और उसने साथ ही अबीर को धमकी देते हुए कहा, अब तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हो। बस 10 मिनट दो, 10 मिनट में सब कुछ तुम्हारे सामने होगा। अगले ही पल युवराज को उसका फोन मिल गया। उसने अबीर की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अभी भी देर नहीं हुई है। तुम दोनों मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़कर माफी मांगो तो हो सकता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूं।
जल्दी करो, इससे पहले कि मैं मिस्टर जिंदल को कॉल करके तुम्हारे बारे में बता दूं और तुम्हारी मुसीबत और बढ़ जाए, उससे पहले तुम मुझसे माफी मांग लो। ये सुनते ही कशिश बुरी तरह से घबरा गई। वो तेजी से आगे बढ़कर युवराज के हाथ से फोन लेकर उसे रोकना चाहती थी। अगले ही पल कशिश ने युवराज के हाथ से फोन छीन लिया और कहा, मिस्टर युवराज, प्लीज ऐसा मत कीजिए। इससे आगे कशिश कुछ बोलने ही वाली थी कि अबीर ने उसके हाथ से फोन छीना और वापस से युवराज की तरफ फेंकते हुए कहा, फोन करने दो उसे, मैं भी तो देखूं कि वो किसे बुलाने वाला है। ये सुनकर कशिश को ऐसा लगा जैसे वो गुस्से से बेहोश ही हो जाएगी। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पता भी है तुम कर क्या रहे हो? तुम एक जेल के छोटे से सिक्योरिटी गार्ड हो। तुम जानते भी हो कि मिस्टर जिंदल कौन है। अगर वो यहाँ आ गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अबीर को देखकर कशिश को लग रहा था कि इस अबीर का दिमाग खराब हो गया था। लेकिन अबीर के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन ना देखकर कशिश ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? इस वक्त अबीर ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, मुझे अच्छे से पता है कि युवरा जज जिंदल का आदमी है, लेकिन वो भी हमारा कुछ नहीं कर सकता। चलो हमें बहुत सारे काम करने हैं, अभी यहाँ से निकलते हैं। इस वक्त पीछे से एक आदमी की आवाज आई, इसे पता है कि ये कंपनी मिस्टर जिंदल की है, उसके बाद भी इसने ये सब किया। तभी एक और आदमी घबराते हुए बोला, मिस्टर जिंदल तो बहुत ही क्रूर आदमी है। एक बार गलती से मेरा उनके साथ सामना हो गया था, जिसकी वजह से मुझे महीनों हॉस्पिटल में रहना पड़ा। तभी एक और आदमी ने चिंता से अबीर की तरफ देखते हुए कहा, इस लड़के ने तो खुले तौर पर इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से लड़ाई मोल ले ली है। ऐसा पहले भी एक बार हुआ था। उस वक्त जज जिंदल ने ये सब करने वाले आदमी के साथ जो किया था, उसके बारे में तो मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। एक और आदमी घबराते हुए बोला, इस आदमी ने तो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दरवाजे पर मिस्टर युवराज के साथ लड़ाई करके अपनी कब्र अपने हाथों से खोद दी है। ये नहीं जानता कि ये कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। इस वक्त युवराज ने जज जिंदल को फोन लगा दिया। सामने से कॉल आंसर हुई। तभी युवराज ने कॉल पर कहा, मिस्टर जिंदल सर, आप अभी इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हेड ऑफिस के मैनन गेट पर पहुंचिए। सर प्लीज मुझे बचा लीजिए। जज जिंदल ने शांत आवाज में पूछा, क्या हुआ है? तभी युवराज ने घबराहट से कहा, सर एक आदमी ने मुझ पर हमला कर दिया है। ये सुनते ही जज की आंखों में शैतानी चमक दिखाई दी। उसने कहा, रुको, मैं अभी ऑफिस पहुंच रहा हूँ। मैं भी तो देखूं कि ऐसा कौन पैदा हो गया जिसने मेरी ही कंपनी के बाहर मेरे ही एम्प्लॉइज पर हमला करने की हिम्मत की है। इतने साल हो गए किसी की औकात नहीं हुई जज जिंदल के गिरेबान तक पहुंचने की, और आज उसने इतनी हिम्मत कर दी। इतना कहने के बाद जज ने तुरंत ही कॉल डिस्कनेक्ट करके फोन अपनी गाड़ी की सीट पर फेंक दिया। ये सुनते ही युवराज बहुत ज्यादा खुश हो गया। युवराज ने सख्त और तेज आवाज में कहा, अब तुम्हें पता चलेगा। मिस्टर जिंदल खुद इस पूरे मैटर को पर्सनली सुलझाने के लिए यहाँ आने वाले हैं। सर इस वक्त बहुत गुस्से में होंगे और तब वो तुम्हें बताएंगे। तुम बस अपने अंतिम संस्कार की तैयारी करके रखो। युवराज की बात सुनते ही कशिश की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो लगभग बेहोश ही हो गई। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, मैं जज जिंदाल जैसे किसी आदमी को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती। मैं ही क्या, पूरा कुलश्रेष्ठ ग्रुप कभी भी मिस्टर जज जिंदल को नाराज करने की सपने में भी नहीं सोच सकता। लेकिन इस अबीर ने युवराज पर हाथ उठाकर पूरे इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और उसके मालिक मिस्टर जज जिंदल को अपना दुश्मन बना लिया है, और अब वो खुद इस पूरे मैटर को सुलझाने के लिए यहाँ आ रहे हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? अब क्या होगा? क्या होगा जब जज जिंदल यहाँ पहुंचेगा? क्या होगा जब अबीर और जज का सामना होगा? क्या जज वैसा ही था जैसा ये सब बोल रहे थे? अब कुलश्रेष्ठ ग्रुप को कौन बचाएगा? CH20 जलज जिंदल। कशिश को जब पता चला कि जज जिंदल खुद अबीर के इस तरह से हमला करने की वजह से इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हेड ऑफिस आ रहा था, तो कशिश ने अपने आप से कहा, ये अबीर का बच्चा, ये रिश्ते में मेरा हस्बैंड लगता है। इसकी वजह से पूरा कुलश्रेष्ठ ग्रुप गायब हो जाएगा, कोई बता भी नहीं पाएगा कि मुंबई में कुलश्रेष्ठ ग्रुप नाम की कोई कंपनी भी चलती थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इतना कहते हुए कशिश ने गुस्से से अपने दांत भींच लिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कशिश के दिल में एक निराशा पैदा हो गई थी। उसने अबीर की तरफ एक नजर देखा और धीमी आवाज में कहा, अबीर तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अबीर के चेहरे पर अभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। पिछली बार जब जज और अबीर मिले थे तब जज ने पाताल जेल में बहुत हंगामा मचाया था। उस वक्त जज ने अबीर पर हमला भी किया था, लेकिन जल्दी ही अबीर ने उसे ऐसा सबक सिखाया कि जज तो छोड़ो, उसकी आने वाली 7 पुश्तें भी याद रखने वाली थी। अबीर ने उसे जेल के बीचों बीच बांधकर 1 हफ्ते तक लटकाए रखा था। इधर कॉफी शॉप में बैठी लवी बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, अबीर को देखकर तो लग रहा है कि वो पीछे हटने वाला नहीं है और जज जिंदल खुद इस मैटर को सॉल्व करने के लिए पर्सनली यहाँ आ रहे हैं। इस अबीर ने पहले भी कुलश्रेष्ठ हाउस में बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी और जज जिंदल को कुछ भी नहीं गिना था, जिसकी वजह से उसकी बहुत इंसल्ट हुई थी। लेकिन अब जब ये बोल रहा है तो इसके सामने जज जिंदल आएगा तब पता चलेगा। भले ही लवी ने होटल ट्राइटन में देखा था कि मुंबई के मेयर विराज और मुंबई का सबसे अमीर आदमी विकास माहेश्वरी जैसी बड़ी हस्तियां पर्सनली अबीर को लेने के लिए दरवाजे पर खड़ी थी, जो उसे खुद अपने पर्सनल रूम तक लेकर गई थी। उसके बाद भी आज लवी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो तो बस इंतजार कर रही थी कि कब जज जिंदल यहाँ आए और पता चले कि वहाँ क्या होने वाला था। वो इस बात को पक्का डिसाइड करना चाहती थी कि अबीर ने जो कहा था वो सच था या फिर झूठ। इस वक्त इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हेड ऑफिस के मेन गेट पर एक आदमी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, लड़के जल्दी भागो यहाँ से, मिस्टर जिंदल से उलझना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। अगले ही पल एक और आदमी ने कहा, अब चाहे तुम कहीं भी भाग लो, लेकिन मिस्टर जिंदल की पकड़ से बचकर निकल नहीं पाओगे। वो तो तुम्हें पाताल से भी ढूंढ कर निकाल लेंगे।
ये सुनते ही युवराज ने अपने चेहरे पर आए हुए खून को पोंछा और गंभीर नजरों से अबीर की तरफ देखते हुए बोला, अब भगाने के लिए बहुत देर हो चुकी है। अगर तुम भाग भी जाते हो तो तुम्हारी ये सो कॉल्ड वाइफ का क्या? वो कहाँ भाग कर जाएगी? चलो मान लिया कि वो भी भाग गई तो पूरी कुलश्रेष्ठ फैमिली थोड़ी तुम्हारे साथ भागेगी। मौका मिलते ही मैं पूरी कुलश्रेष्ठ फैमिली को बर्बाद कर डालूंगा। पूरी कुलश्रेष्ठ फैमिली रोड पर आ जाएगी। कशिश का चेहरा ये सुनते ही नीला पड़ गया था। उसे बहुत डर लग रहा था। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स पर कशिश के 20 मिलियन रुपए बकाया थे और उसी की वजह से कशिश ने पूरे इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को ही अपना दुश्मन बना लिया था। ये समझ में आते ही कशिश ने बड़बड़ाते हुए कहा, अगर मुझे पहले पता होता कि ये सब होने वाला है तो मैं कभी भी इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अपने बचे हुए 20 मिलियन मांगने की कोशिश नहीं करती। इसी वक्त एक रोल्स रॉयस कार धीरे धीरे चौराहे से इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हेड ऑफिस की तरफ आ रही थी। जैसे ही वो कार रोड पर दिखाई दी, कशिश को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे उसके पैरों में बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। कशिश को ऐसे लड़खड़ाते देखकर अबीर ने कहा, चलो हम लोग घर चलते हैं, मैं तुम्हें ले जाने में मदद कर देता हूँ। लेकिन कशिश इस वक्त बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। उसने अपने डर का सामना किया और उठकर खड़े होने की कोशिश की। कशिश को लगा था कि इस वक्त जो भी हुआ था उसकी वजह से उसके 20 मिलियन की रकम डूबने ही वाली थी। अबीर एक छोटा सा जेल का गार्ड था। ऐसे में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स कभी भी उसे पलक झपकते ही चींटी की तरह मसल सकता था। लेकिन अगर अबीर सबके सामने माफी मांग ले तो शायद उनकी हालत थोड़ी ठीक रह सकती थी। यही सोचकर कशिश को अबीर में एक आशा की किरण दिखाई दी थी। कशिश ने अबीर को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, प्लीज अबीर, तुम मिस्टर जिंदल से कुछ भी मत कहना और अगर वो तुम्हें कुछ कहे तो उनसे माफी मांग लेना। क्या तुम हमारी फैमिली के लिए इतना कर सकते हो? अगर तुमने ऐसा कर लिया तो शायद हमारी कंपनी बच जाए। अबीर इस बात पर भी चुप ही रहा। लेकिन युवराज का चेहरा क्रूरता से भरा हुआ दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो इन दोनों को जिंदा चबा जाएगा। उसी वक्त लेवी ने सड़क के किनारे रोल्स रॉयस कार को रुकते हुए देखा। ये देखकर लवी ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ कॉफी का कप नीचे रख दिया और बहुत ही ज्यादा सीरियसली सामने वाले नजारे को देखने लगी। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, इसका मतलब है कि जज जिंदल भी यहाँ आ गया। अब तो अबीर गया ही समझो। युवराज ने भी इस वक्त कार को रुकते हुए देखा तो उसने एक नजर अबीर की तरफ देखा और कहा, तुम्हें पता है मिस्टर जिंदल ने अपने करियर की शुरुआत पैसों के लिए मछली पकड़ने से की थी और वो चीजों को इतना ज्यादा बड़ा बना सकते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। है लड़के, अब मिस्टर जिंदल यहाँ पहुंच गए हैं तो तुम्हारी जान बचना तो बहुत मुश्किल है। अब अगर तुम माफी भी मांगो तो कुछ नहीं होगा। अपनी बात कहने के बाद युवराज तुरंत ही दौड़कर जल्स की रोल्स रॉयस कार की तरफ गया और उसका दरवाजा खोलते हुए बोला, मिस्टर जिंदल, आप सच में यहाँ आ गए हैं। अच्छा हुआ कि आप यहाँ आ गए। सॉरी सर, मेरी वजह से आपको परेशान होना पड़ा। इस वक्त जल्स का ड्राइवर भी कार से निकलकर बाहर आ गया और वो भी दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। युवराज तो कार का दरवाजा पकड़कर खड़ा ही हो गया था। 1 मिनट के बाद कार के अंदर से एक चमकदार ब्लैक शूज बाहर निकला और उसने जमीन पर मजबूती से अपना पैर जमा दिया। ये देखते ही कशिश ने बुदबुदाते हुए कहा, बहुत देर हो चुकी है, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। कशिश की आंखों में निराशा साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। अबीर जो बिना किसी एक्सप्रेशन के अपने जेब में हाथ डाले हुए खड़ा था वैसे ही खड़ा रहा। युवराज तुरंत ही जज जिंदल के सामने झुकते हुए बोला, सर। जज जिंदल ब्लैक सूट, ब्लैक टाई, सनग्लासेस और हाथ में हाई एंड सिगार के साथ कार से बाहर निकला। वो इस वक्त एक बहुत ही बड़ा आदमी लग रहा था। जैसे ही उसने कार के बाहर कदम निकाला, ऐसा लगा जैसे आसपास एकदम सन्नाटा छा गया था। सभी का ध्यान सीधे जज जिंदल पर पहुंच गया। कुछ लोग हमेशा इसी तरह अपनी पावरफुल और स्ट्रांग प्रेजेंट फील करवाते हैं, जिससे सभी लोग उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते। इस बात में कोई शक नहीं था कि जज जिंदल ऐसा ही इंसान था। जज जिंदल ने हल्की नजरों से युवराज की तरफ देखते हुए कहा, सीधे खड़े हो जाओ। सीधे खड़े होकर युवराज ने जैसे ही अपना चेहरा ऊपर किया तो जज ने देखा कि उसके पूरे चेहरे पर बहुत सारे घाव दिखाई दे रहे थे और युवराज बहुत शर्मिंदा लग रहा था। सनग्लासेस के पीछे छिपी जज की खूंखार आंखें ये देखकर गुस्से से भर उठी थी। उसने एक नजर बिल्डिंग के पीछे लगे हुए गोल्डन साइड साइन बोर्ड पर डाली, जिस पर बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना को कई साल हो चुके थे। इन सालों में किसी ने भी यहाँ आकर ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन आज यहाँ पर इतना बड़ा हंगामा हो गया था। जज जिंदल के घूरते ही युवराज ने जल्दी से कहा, सर, पिछली बार कुलश्रेष्ठ ग्रुप ने हमें 20 मिलियन का एक ऑर्डर पूरा किया था। उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, इसीलिए हमने उनका पेमेंट नहीं किया। लेकिन अब कुलश्रेष्ठ ग्रुप की प्रेसिडेंट मिस कशिश यहाँ है और वो चाहती है कि मैं आउट ऑफ द वे जाकर उनको फेवर करूं। युवराज ने सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी कहा था कि जज को उससे कुछ पूछने का मौका ही ना मिले। ये सुनते ही जज ने युवराज को घूर कर देखा तो युवराज ने अपनी गर्दन हल्की सी नीचे झुका ली और कहा, जब मैंने पेमेंट देने के लिए मना कर दिया तो मिस कशिश ओछी हरकतों पर उतर आई। वो मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं आपका वफादार नौकर हूँ। मेरी पूरी वफादारी 100% आपकी तरफ है। इसी वजह से मैंने उनके प्रपोजल को सिरे से इनकार कर दिया। लेकिन मुझे इस बात का पता नहीं था कि वो इस बात से इतना ऑफेंड हो जाएगी कि उल्टा मुझ पर ही गुस्सा करके अपने हस्बैंड को यहाँ बुला लेंगी। उसके हस्बैंड ने यहाँ आते ही मेरी पिटाई कर दी और देखिए सर कितनी बुरी हालत की है उन्होंने मेरी। इतना कहते हुए युवराज ने अपने चेहरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखिए ना सर, इसके हस्बैंड ने मुझे कितनी बुरी तरह से मारा है। जब जज ने युवराज का चेहरा देखा तो पूरा चेहरा खून और चोटों से भरा हुआ था, जिसे देखकर जज ने बेचैनी से अपनी आईब्रो सिकोड़ ली। वो अपने आप को रोक नहीं पाया कि उसके एक खास आदमी को किसी बाहर वाले ने बुरी तरह से पीटा था।
इस वक्त कशिश तेज कदमों से चलती हुई जल्द जिंदल के पास पहुंची और धीमी आवाज में बोली, मिस्टर जिंदल। बड़ी ज आप उनकी बात मत सुनिए। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या था। कशिश की बात सुनते ही जल्द ने एक नजर कशिश की तरफ डाली तो कशिश ने तुरंत बोलना शुरू कर दिया, सर हमारे 20 मिलियन के सामान में कुछ भी गड़बड़ नहीं थी। मिस्टर युवराज जानबूझकर हमारी कंपनी के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। और वो जो कह रहे थे कि मैंने उनको सेड्यूस करने की कोशिश की है, वो भी गलत है। वो कुछ पैसों के लिए मुझ प्रेशराइज कर रहे हैं। वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जल्द ने घूरकर कशिश की तरफ देखा तो कशिश ने घबराते हुए आगे कहा, सर मेरे हस्बैंड ने जानबूझकर उन्हें नहीं मारा है। मिस्टर युवराज ने पहले मुझे मारा और मेरे साथ बदतमीजी की। आप खुद देखिए उन्होंने मुझे मारा है कि नहीं। कशिश और भी कुछ बोलने वाली थी, लेकिन जल्द जिंदल ने अपना हाथ उठाकर कशिश को बोलने से रोक दिया। उसके चेहरे पर व्यंग्य साफ नजर आया और जल्द जिंदल ने कशिश की तरफ घूरते हुए देखकर कहा, मैं यहाँ तुम्हारे सही गलत का फैसला करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ ये देखने के लिए आया हूँ कि ऐसा कौन पैदा हो गया जिसने मेरे एम्प्लॉय को मेरे ऑफिस में इतनी बुरी तरह से पीटा है। ये सुनते ही कशिश बुरी तरह से हैरान रह गई। कशिश फिर से अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती थी। उसी वक्त जल्द ने रूखेपन से कहा, मुझे उस आदमी की शक्ल देखनी है जिसने मेरे ऑफिस में आकर मेरे एम्प्लॉय के साथ ये बर्ताव किया है। एक बात मैं तुम्हें अच्छे से बता दूं कि वो आदमी कोई भी हो, चाहे उसने ऐसा किसी भी वजह से किया हो, लेकिन उसे जल्द जिंदल के साथ दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। कशिश ने फिर से बोलने की कोशिश की, लेकिन मिस्टर जल्द जिंदल ने अपने आप पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश की और कशिश को घूरते हुए देखकर कहा, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारी सफाई सुनने की कोई जरूरत है और मुझे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। मैं बस इतना जानता हूं कि तुम लोगों ने यहाँ आकर ये सारा तमाशा खड़ा किया है और उसका रिजल्ट तुम्हें खुद से झेलना होगा। समझ गई। जैसे ही कशिश ने ये सुना वो बुरी तरह से घबरा गई। युवराज, जो जल्द के बगल में खड़ा था, जल्द की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हुआ। जल्द जिंदल हमेशा अपनी कमजोरी का बचाव करता था और इस बार तो उसके खास एम्प्लॉय को उसी की कंपनी के हेड ऑफिस के बाहर पीटा गया था। वो इस बात को कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि कोई उसके सामने आकर इस तरह से खड़ा हो जाए। इस वक्त जल्द ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, कहाँ है वो आदमी? किसने किया है मेरे एम्प्लॉय के साथ ऐसा? अब जल्द जिंदल कशिश और अबीर के साथ क्या करेगा? वो अबीर के साथ कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश तो नहीं करेगा? क्या होगा जब जल्द और अबीर एक दूसरे के सामने आएंगे? क्या होगा उस लड़ाई का अंजाम? क्या इस बार पुरानी दुश्मनी भी बाहर निकलेगी? आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कहानी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो पढ़ते रहिए कहानी जेलर 2.0 और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अगर हमारे कहानी में किसी भी प्रकार की गलती हुई हो तो कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करें और अगर आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं तो हमें और अधिक मोटिवेशन मिलती है इस तरह की और कंटेंट बनाने के लिए। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स।